हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है, मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो कौन सा सब्जेक्ट है। आज का जो सब्जेक्ट है वो है आपका इन्वायरमेंट का है, ठीक है। और इसका क्लास नंबर 1 है। देखिए क्या है कि इस क्लास में प्रॉपर आपका इन्वायरमेंट आपको करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आपको एमसीक्यू हर आपका जैसे ही मतलब क्लास का लास्ट जो रहेगा उसमें पूरे तरीके से टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाएगा सारे क्लास का। और मतलब एक क्लास का, जैसे आज मैं नंबर 1 क्लास नंबर 1 ले रहा हूँ, तो उसके पूरे टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। जितने भी टॉपिक हुए हैं उनका एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। और ये मत समझिएगा कि सिर्फ इसका ब्रीफ में मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं पूरे डिटेल में आपको आपके लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। इन्वायरमेंट का जो है पूरे डिटेल आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी है यूपीएससी देने वाले हैं, पीएससी देने वाले हैं, यानी जैसे पीएससी में बहुत सारे आ गए, यूपी पीसीएस आ गया, जेपीएससी आ गया, आपका बीपीएससी आ गया। तो ये जो भी बच्चे हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी हैं, जैसे आपका जो आपके एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट का पेपर अगर सब्जेक्ट है, जो भी एग्ज़ाम में, जैसे बिहार एसएससी का हो गया, झारखंड एसएससी का हो गया, यूपी पीसीएससी का हो गया, आपका और जैसे आपका अभी आने वाला है बिहार एईडीओ का पेपर हो गया, ठीक है। तो ये जो भी पेपर में आने वाले हैं, जो भी पेपर में यहाँ जो सब्जेक्ट हैं, प्लीज़ आप लोग सारे एग्ज़ाम जो भी देने वाले हैं, प्लीज़ आप लोग ये एसएससी वगैरह वाले सारे के लिए ये इन्वायरमेंट है क्लास है, ओके। तो आई थिंक ये आज हम लोग का पहला क्लास है, इसलिए मैं पूरे डिटेल में बता दे रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चल सके कि इन क्लास का क्या अहमियत है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि इन्वायरमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन्वायरमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंट का मतलब जो है क्या होता है, ये हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा-सा कि इन्वायरमेंट होता क्या है, ठीक है। पहले ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्वायरमेंट होता क्या है। देखिए, पर्यावरण जो होता है ना, जैसे ये आपका इन्वायरमेंट हो गया, ये इन्वायरमेंट जो होता है आपका पर्यावरण जो हो गया, इसका मतलब पर्यावरण जो क्या है कि जैसे आप क्या है, जैसे ये हमारा जो खुद का जीवन है, मान लिया जाए कि हमारा खुद का जीवन है, कैसे चल रहा है? ये साँस ले रहे हैं, ठीक है? हम लोग साँस ले रहे हैं, तो साँस लेते हैं, तो साँस लेने में क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन, ठीक है? ये O2, ठीक है? O2 जो है, ये आपका O2 जो है, क्या हम लोग करते हैं? आपको O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है? तो ये जो ऑक्सीजन जो हो गया, ये जो हवा हो गया, ठीक है? ये ऑक्सीजन जो हो गया, इसके लिए क्या हो गया? एबायोटिक हो गया, ठीक है? ये मैं आपको बताऊँगा। अजीब, जिसको अजीब बोला जाता है। और हम जो हैं, हम मतलब हम लोग जो हो गए हैं, क्या हुआ यानी ह्यूमन क्या हो गया, ज़ाहिर-सी समझिए। देखिए, पहले क्या है, ह्यूमन हम लोग हैं, ठीक है? ह्यूमन हैं। इसको क्या ज़रूरत है? इसको ज़रूरत क्या है? आपको O2 को, ऑक्सीजन को ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है? जीवन जीने के लिए, ठीक है? जीवन जीने के लिए। तो ये O2 यहाँ हो गया आपको बायोटिक हो गया, ठीक है? बायोटिक यानी आपका जीवित, ठीक है? जीवित हो गया। ये जीवित हो गया। O2 जो है क्या है? एबायोटिक है, ठीक है? अजीव है, ठीक है? मतलब क्या है कि हम हवा पर डिपेंड हैं। ह्यूमन किस पे डिपेंड है? हवा पे डिपेंड है। और यही क्या है? आपका इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट है। ह्यूमन के लिए क्या इन्वायरमेंट हो गया? आपका O2 हो गया, ठीक है? अगर इससे भी नहीं समझे तो देखिए, आपको मैं अलग चीज़ से समझाता हूँ। देखिए क्या है, जैसे मान लिया जाए कि ये पेड़ है, ठीक है? 1 मिनट, मेरा पेन सही से नहीं चल रहा है। जैसे ये मान लिया जाए कि पेड़ है, ठीक है? ये वृक्ष हो गया, ठीक है? ये वृक्ष हो गया, ठीक है? आप समझ रहे हैं? और ये आपका ह्यूमन हो गया, ठीक है? ये आपका ह्यूमन हो गया, ठीक है? इंसान हो गया, ओके? तो अब क्या है, पेड़ पेड़ ये क्या कर रहा है? O2 छोड़ रहा है, ठीक है? O2 को ये छोड़ रहा है और ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है, ह्यूमन ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है? यानी ये आपस में क्या कर रहा है? आपस में आपस में इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है? इंटरेक्शन कर रहा है, इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन क्या हुआ? ये अंतर संबंध कर रहा है, अंतर संबंध कर रहा है, ठीक है? तो इसके लिए जो इंटरेक्शन किया यानी अंतर संबंध किया, यही तो इसके लिए इन्वायरमेंट हुआ।
यही तो इसके लिए पर्यावरण हुआ। इफ़ यू अंडरस्टैंड प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर ये आसानी से मुझे समझ में आ रहा है। चलिए आप लोग को एक और चीज़ मैं बताता हूँ। देखिए इन्वायरमेंट समझना बिल्कुल आप लोग के लिए ज़रूरी है पहले। अब ठीक है, आपको मैं थर्ड आपको उदाहरण देता हूँ, आप ही की लाइफ से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लिया जाए, देखिए क्या हुआ, अभी क्या है आपका, अभी जो है मान लिया जाए हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है? खाना खाते हैं, खाना खाएं, ओके? तो खाना खाएं तो खाना में क्या खाएं हम लोग? रोटी खाएं, ठीक है? रोटी खाएं, सब्जी खाएं, ठीक है? सब्जी खाएं, ठीक है? ये सब कहाँ से आता है? रोटी सब्जी जो आता है कहाँ से आता है? पौधों से आते हैं, पौधों से आते हैं, ठीक है? मतलब कहीं ना कहीं ये सब चीज पे, और ये सब किसके लिए जरूरत रहता है? हम लोग के लिए जरूरी है ना। जैसे ह्यूमन के लिए तो ये सब जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि हम सीधे किस पे डिपेंड है? हम सीधे किस पे डिपेंड है? प्लांट पे है, पौधों पे है, ठीक है? प्लांट पे है डिपेंड, यानी कहीं ना कहीं इसके साथ तो इंटरेक्शन बना रहा है ना। तो ये हमारे लिए क्या ये हुआ? इन्वायरमेंट हुआ, ठीक है? नहीं समझे? चलिए फिर से आपको दूसरा उदाहरण देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये आपका, ठीक है, ये आपकी मान लिया जाए कि गाय है, ठीक है? ये गाय है, ठीक है? गाय हो गई, ठीक है? ये गाय माता है, ठीक है? ये गाय हो गई। अब गाय का क्या है, गाय क्या कहा खा रही है आपकी? ये ये घास खा रही है, ये घास खा रही है, ठीक है? घास खा रही है, ठीक है? और ये क्या दे रही है? ये हमें मिल्क दे रही है, दूध दे रही है, ठीक है? और हम इसको क्या करते हैं? पीते हैं, पीते हैं, ठीक है? तो ये एक तरह से क्या बन गया? चेन बन गया, श्रृंखला बन गया। मतलब क्या हुआ? घास खाया, घास खाया किसने? गाय ने। और दूध पिया किसने? दूध ये दिया, दूध किसने पिया? ये ह्यूमन ने पिया, ठीक है? ह्यूमन ने पिया, ओके? ओके, ह्यूमन ने पिया, ठीक है? ये है ना। और यही तो हो गया आपका कि फूड चेन, इसको इसी को तो बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन इसी को तो बोलते हैं। और प्लस में क्या हो गया कि आपका इन्वायरमेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं फूड चेन और इन्वायरमेंट भी हम लोग इससे समझ गए। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सिंपल सी बात है कि हम लोग, ये वाटर है, मान लिया जाए कि ये पानी है, ठीक है? ये पानी हो गया, ठीक है? ये पानी हो गया, पानी हो गया। अब इससे क्या हुआ? मान लिया जाए कि ये पानी, आपके बारे में, पानी के बारे में मान लिया जाए कि ये बादल बना, बादल बना, ठीक है? ये बादल बना, बारिश हुआ, बारिश हुआ, बारिश हुआ, ठीक है? बारिश हो गया, ठीक है? बारिश हुआ। तो पानी अगर जब तक नहीं रहेगा बारिश कैसे होगा? तो बारिश होने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है? क्योंकि एवोपरेशन करके ये जब वाष्पीकरण करके ऊपर जाता है तो ये बादल के रूप में बनाता है, ठीक है? और हम इसी पानी को क्या करते हैं ना, ये पानी जो क्या करते हैं, मान लिया जाए पानी, हम पानी क्या पीते हैं, पानी को हम पीते हैं, ठीक है? खेती करते हैं, खेती होता है इससे। मतलब क्या हुआ कि अगर पानी नहीं रहा, पानी नहीं हो तो क्या हो गया? जीवन खत्म हो गया, जीवन समाप्त हो गया, ठीक है? जीवन समाप्त हो गया। यानी पानी क्या बन गया? इन्वायरमेंट बन गया, पर्यावरण बन गया। तो यही तो पर्यावरण है, इस चीज को समझिए। ये यही चीज तो है हमें, जो इन्वायरमेंट, मतलब हम लोग सांस लेने से, मतलब ये बोल सकते हैं ना कि सांस लेने से, हम आपको उदाहरण बताएं, सांस लेने से खाना खाने तक, जीवन जीने के लिए क्या हमें जरूरत है? ये टोटल चीज हम लोग को क्या जरूरत है? इन्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और इन्वायरमेंट क्या कहलाता है? तो इन्वायरमेंट को आप सीधा बोल सकते हैं कि जो हमारे आसपास, मतलब क्या हो गया कि वह सब कुछ जो हमारे चारों तरफ मौजूद हो, हमारे जीवन को प्रभावित करता हो, चाहे वो एक पहाड़ ही क्यों ना हो, ठीक है? पेड़ ही क्यों ना हो, ठीक है? चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, नदी ही क्यों ना हो, ठीक है? आपका तापमान ही क्यों ना हो, सूर्य ही क्यों ना हो, ये सारी चीज जो है, जो हमें प्रभावित करता है, उसे ही क्या बोला जाता है? पर्यावरण बोला जाता है। और इसमें इसमें बायोटिक यानी जीवित, ठीक है? बायोटिक यानी जीवित, और निर्जीव यानी आपका एबायोटिक, दोनों चीजें शामिल होते हैं।
ये आपके लिए आसान भाषा में मैं आपको बताया हूँ और इससे आसान भाषा आप जाइए कि हमारे जो मतलब हम लोग अगर परिभाषा अगर सोचते हैं एनवायरनमेंट का कि हमारे आस-पास का जितनी भी चीज़ें आपको सभी चीज़ें जो हैं मतलब जितने भी चीज़ें दिखते हैं और उनका जो आपस में संबंध रहता है, वो क्या कहलाता है? हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। जैसे आपको जंगल के लिए क्या ज़रूरी है? जंगल के लिए पेड़ ज़रूरी है, पेड़ ज़रूरी है, जानवर ज़रूरी है, ठीक है? जंगल में क्या-क्या रहता है? पेड़, जानवर रहता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? ये क्या हो गया? पेड़, जानवर जो हो गया आपका बायोटिक हो गया, क्योंकि इसमें ये आपका सजीव है, यानी जीवित है, ठीक है? ये जीवित है और वहीं अगर निर्जीव का बात करते हैं, तो इसमें एयर यानी हवा हो गया, ठीक है? आपका वाटर पानी हो गया, फिर सॉइल ये सब क्या हो गया? ये बायोटिक हो गया। यानी ये सब मिलकर क्या बना रहा है? जंगल का एनवायरनमेंट बना रहा है। समझ गए? आसान भाषा में ये आप समझ गए होंगे। जैसे जंगल है, जंगल के लिए पेड़ हो गया, जानवर हो गया, ठीक है? ये जानवर हो गया, ठीक है? मान लिया जाए कि देखिए, ये पेड़ हो गया, ठीक है? ये जानवर हो गया, मान लिया शेर है, ठीक है? ये जानवर हो गया, ठीक है? अब यहीं पे आपका हवा चल रहा है, ठीक है? ये हवा चल रहा है, बारिश हो रहा है, ठीक है? ये बारिश हो गया, ठीक है? ये आपका मिट्टी है, ठीक है? ये आपका मिट्टी है, ठीक है? तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया? जंगल का एनवायरनमेंट हो गया, ये फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट हो गया। तो इसी को कहा जाता है एनवायरनमेंट। ये आसान भाषा में मैं आपको समझा दिया, ठीक है? तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक चीज़ मैं और देखिए एनवायरनमेंट मैं आपके लिए बहुत सारे उदाहरण मैं सेट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक जंगल का बताकर आपको चला जाऊँ। जैसे देखिए आपका तालाब है, मान लिया जाए कोई तालाब है, ये पॉन्ड है, ठीक है? अब इस तालाब में क्या-क्या रहता है? आप खुद सोचिए, आपके सामने अगर तालाब है तो क्या है? तालाब में मछली पाया जाता है, मछली भी होता है, मेढक भी होता है, ठीक है? मेढक भी होता है, साँप भी होता है, ठीक है? साँप भी होता है, आपका पेड़-पौधे भी होते हैं। तो ये सब क्या हो गया? ये सब बायोटिक हो गया। बायोटिक माने जिसमें जान हो, ठीक है? जो जीवित हो, ये बायोटिक कहला गया आपका। और इसी में आपका क्या रहता है कि इस पर क्या हो तालाब पर क्या पड़ रहा है? पानी पानी है, ठीक है तालाब में, तभी तो ये तालाब कहला रहा है और उस ऊपर से उसके सूर्य की रोशनी पड़ रहा है, ठीक है? तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो सूर्य की रोशनी हो गया, पानी हो गए, ये क्या है? एबायोटिक है, यानी ये निर्जीव है। तो ये तालाब के लिए क्या हो गया? एनवायरनमेंट बनाया। ये सब एनवायरनमेंट बनाया। ये कहीं न ये भी एनवायरनमेंट का हिस्सा हो गया। तो ये आप जानिए और ये कैसा एनवायरनमेंट बनाएगा? तो अगर ये बोला जाएगा कि जैसे आप जो जंगल वाला देखें वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट बना रहा है, ठीक है? और ये जो बोला मतलब स्थलीय वो एनवायरनमेंट बनाया, स्थलीय पर्यावरण है और ये जो है आपका एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, यानी आपका जलीय पर्यावरण है। ओके? तो ये आप लोग समझते जाइएगा। अब वहीं देखिए एक आम चाल भाषा में जैसे हम लोग शहर में हैं, ठीक है? अभी हम लोग शहर में हैं, ठीक है? कई लोग शहर में होंगे, कई लोग गाँव में भी होंगे, लेकिन शहर का एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है? सिटी है, ठीक है? ये मान लिया शहर है, ठीक है? अब शहर में क्या है? इंसान भी है, ठीक है? मतलब इंसान मतलब हम लोग भी हैं, ह्यूमन भी हैं, ठीक है? देखिए शहर है और शहर में क्या है? ह्यूमन भी है, ठीक है? एज लिख दिया और आपका जानवर भी है। जानवर भी पाए जाते हैं ना, ऐसा तो थोड़ी है कि अगर शहर है तो जानवर नहीं पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया? बायोटिक हो गया और शहर में क्या है? सड़क है, हवा है। ठीक है? हवा भी तो है कि ऐसा नहीं है, इमारत है। तो ये सारी चीज़ मिलकर क्या बना रहा है? एनवायरनमेंट बना रहा है, किसके लिए? शहर के लिए। तो यानी एबायोटिक और बायोटिक दोनों मिलकर क्या बना रहा है? एनवायरनमेंट बना रहा है। यानी सभी जीव एक-दूसरे और अपने एनवायरनमेंट पर ही निर्भर होते हैं। ये आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। क्या इसमें बोला गया है कि सभी जीव जो है एक-दूसरे और अपने एनवायरनमेंट पर ही निर्भर रहते हैं। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, ओके? तो ये बात आप थोड़ा समझिए। ओके तो इन्वायरमेंट हम लोग समझ गए कि जो हमें आस-पास दिख रहा है और जो हमें प्रभावित कर रहा है, वही कहला रहा है क्या? इन्वायरमेंट कहला रहा है। जैसे आप अभी अपने मान लिया जाए कि आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप घर के बाहर से भी देख रहे होंगे, कोई बैठ के देख रहे होंगे, कोई लेट के देख रहे होंगे, तो आपके पास या आप चलते-चलते भी देख रहे होंगे। अगर आप बैठ के देख रहे हैं, आप रूम में हैं, तो रूम में आपको क्या-क्या दिख रहा है? रूम में अगर आपका खिड़की है या मान लिया जाए कि अगर लाइट पड़ रहा है बल्ब का ही, तो कहीं न कहीं उससे भी टेम्परेचर आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया? एबायोटिक हो गया, वो अजीब है, ठीक है? और आप क्या हैं?
आप ह्यूमन हैं, आप बायोटिक हैं, तो और आपके पास पेन है होगा, ये आपके पास कॉपी होगा, आपके पास मोबाइल होगा, तो ये सब ये बायोटिक है। तो कहीं न कहीं आपको प्रभावित कर रहा है ना, तो ये आपके लिए माहौल कैसा क्रिएट कर रहा है? ये आपका स्टडी का माहौल क्रिएट कर रहा है ना, स्टडी एनवायरनमेंट कर रहा है ना। जैसे बोला जाता है ना, किस आप पर्यावरण या किस आप संगत में रह रहे हैं, तो वो जैसी संगत वैसी रंगत वाली बात आ जाता है। अगर आप सही पर्यावरण में रहते हैं, तो आप स्वस्थ रहते हैं, ठीक है? आप स्टडी का अभी माहौल में हैं, तो ये आपके लिए क्या हो गया? ये आपके लिए एनवायरनमेंट हो गया। बात आप समझिए। आपके पास एक टेबल होगा, टेबल पे बुक होंगे, कॉपी होंगे, पेन होंगे, आपके पास मोबाइल होगा जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? आप होंगे, हो सकता है आपके बगल में पानी रखा होगा, ठीक है? हो सकता है कि आपके भाई-बहन भी अगल-बगल में होंगे। तो ये सब क्या हो गया? ये आपका एनवायरनमेंट हो गया ये। यही आपका एनवायरनमेंट है। कुछ और कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये आप समझ गए होंगे कि एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, ठीक है? और अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है? तो पारिस्थितिकी आज स्टार्ट करेंगे कि पारिस्थितिकी होता क्या है? तो ये हम लोग आते हैं पारिस्थितिकी क्या है? जैसे देखिए इकोलॉजी, ठीक है? इकोलॉजी, इकोलॉजी किसे कहते हैं? देखिए इकोलॉजी पारिस्थितिकी इकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी जीव मतलब जो इकोलॉजी है जीवों, जैसे आपका पौधा हो गया, जानवर हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, बैक्टीरिया वगैरह हो गया और उनके पर्यावरण के बीच जो संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे अभी हम लोग देखे थे, मान लिया पौधा और जानवर और सूक्ष्म जीव है, जैसे मान लिया जाए कि इनके बीच जो पर्यावरण के बीच और उनके पर्यावरण के बीच, मान लिया इनके पर्यावरण क्या हो गया? जैसे पौधे जानवर कहाँ? जंगल, जंगल में क्या है? सूर्य और सूर्य की रोशनी है, पानी है, हवा है। तो इन्हीं के बीच के जो संबंध होते हैं, आपसी में कैसे संबंध कर रहे हैं, उनकी जो अध्ययन करते हैं, उसी को कहा जाता है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, ठीक है? जो पर्यावरण है आपका, उसका अगर हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है? तो उसी को क्या बोला जाएगा? पारिस्थितिकी बोला जाएगा और कुछ है नहीं। अब आइए पारिस्थितिकी में क्या होता है? आपका इकोसिस्टम होता है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ठीक है? पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है? तो एक ऐसा तंत्र मान लिया जाए कि ये तंत्र है, ठीक है? ये आपका, ये मैं आपको राउंड कर दिया, ठीक है? एक ऐसा तंत्र जिसमें जीवित, मान लिया जाए कि यहाँ पे एक, एक मिनट आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है? देखिए, हम्म, अब देखिए क्या है, ये आपका क्या हो गया, ये मैं राउंड कर देता हूँ। ये क्या है आपका, मान लिया जाए कि यहाँ पे एक ह्यूमन है, ठीक है? आदमी है, ठीक है? यहाँ पे घर है, ठीक है? घर है, यहाँ पे पेड़ है, ठीक है? पेड़ है, यहाँ पे सनलाइट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, पानी है, ठीक है? पानी है, ओके? और ये आपका मिट्टी है, ठीक है? मिट्टी है, ठीक है? तो ये क्या है? ये सभी मिलकर क्या बन रहे हैं? एक ऐसा तंत्र जिसमें जीवित और अजीवित घटक मिलकर कार्य करते हैं। तो ये सभी मिलकर क्या कर रहे हैं? एक कार्य कर रहे हैं। तो इसी को क्या बोला जाएगा? आपका पारिस्थितिकी बोला जाएगा। ठीक है? पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाएगा। ओके? और इसी का अध्ययन अगर हम लोग करेंगे, इसी का अध्ययन हम लोग अगर करते हैं तो क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है? अब चलते हैं कि बायोटिक किसे कहते हैं? जीवित घटक किसे कहा जाता है? जीवित घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट किसे कहा जाता है? तो जीवित घटक वो सभी जीव होते हैं जो किसी परिस्थितिकी तंत्र का, एक मिनट मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके, ओके, जो क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का क्या कौन कौन हिस्सा होगा आपका? मनुष्य हो जाएगा, ठीक है? आपका पेड़ हो जाएगा, जानवर हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये जीवित है यानी जीव है, ठीक है? बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या हो गया? इकोसिस्टम का हिस्सा होता है और आपस में तथा पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। मतलब आपस में जो है और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। यानी मान लिया सूर्य की रोशनी हो गया, हवा हो गया, ठीक है, बारिश हो गया, तो इनके साथ आपस में क्या हुआ? अंतःक्रिया अगर करता है, इंटरेक्शन अगर करता है, इसी को क्या बोला जाता है? बायोटिक घटक बोला जाता है। ठीक है? अब देखिए बायोटिक घटक के प्रकार कौन-कौन हुआ? ठीक है? जैसे आपको बायोटिक घटक का, तो बायोटिक का पहले उदाहरण देख लीजिए तो आप लोग थोड़ा-सा और समझ जाइएगा। बायोटिक फैक्टर्स देखिए, बायोटिक में कौन-कौन है? तो ये जो लाइन है ना आपके लिए, ये बायोटिक है, ठीक है? इधर बायोटिक है। तो बायोटिक में कौन-कौन आएगा? प्लांट्स आ गए, पौधे आ गए, फंगस आ गए, बैक्टीरिया आ गया, आपका प्रोटिस्ट आ गया, ठीक है? एनिमल आ गया, ह्यूमन आ गया। ये सब क्या है? बायोटिक फैक्टर है।
और ये बायोटिक फैक्टर लाइट आ गया, एयर आ गया, वाटर आ गया, सॉइल आ गया, मिनरल्स आ गए, ये सारे क्या है, ये बायोटिक है। अब इन्हीं के प्रकार देखते हैं, इन जो बायोटिक घटकों के प्रकार देखते हैं। जैसे आपका देखिए क्या है, उत्पादक, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, यानी ऑटोट्रोप्स इसको कहा जाता है। ये भी हम लोग समझेंगे कि ऑटोट्रोप्स क्या क्या कहलाता है। ये जो है उत्पादक जो होता है, प्रोड्यूसर जो होता है, ये अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है। तो ये प्लांट, ठीक है, ये प्लांट आप मान लीजिएगा, ये आप क्या है, उत्पादक है, यानी आपका प्रोड्यूसर है। ये क्या करता है, सूर्य की रोशनी से ये क्या करता है, अपना फोटोसिंथेसिस करके ये अपना खाना स्वयं बना लेता है, ठीक है। यानी पौधे और जो एल्गी रहते हैं वो शैवाल, वो क्या कहलाते हैं, आपको उत्पादक कहते हैं। यानी बायोटिक का जो घटक हो गया पहला, वो आपका घटकों का प्रकार ये प्रोड्यूसर कहलाता है, यानी उत्पादक कहलाता है, जिसे ऑटोट्रोफ कहलाता है, ठीक है। ऑटोट्रोफ ये खाद्य श्रृंखला का आधार होता है, यही खाद्य श्रृंखला का आधार बनाता है, जो फूड चेन बनाता है ना, ये यही आपका उत्पादक ही आधार होता है। यानी बेस जो होता है, ये बेस जो मतलब क्रिएट करता है, वो कौन करता है, आपका प्रोड्यूसर करता है, यानी उत्पादक करता है। तो दूसरा क्या होता है, आपका उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है, यानी ये हेट्रोट्रॉप्स होता है, ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स होता है। ये क्या करता है, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता। जैसे ये जो मतलब है आपका हेट्रोट्रॉप्स में, जैसे यहाँ पे आपका बात आ गया, ये आपका एनिमल, ठीक है, ये अपना खुद भोजन नहीं बनाता। ये अगर शेर है तो किसको खाएगा, या तो आपका हिरन को खाएगा, या तो कोई भी जानवर को खा जाएगा, ठीक है। या आप सोच लीजिए टिड्डा है, ठीक है, टिड्डा है, और ये अगर घास है तो टिड्डा क्या है, घास को खाता है, ठीक है। तो घास को खाता है, तो ये क्या हो गया, आपका कंज्यूमर हो गया, ये कंज्यूम कर रहा है इसको। यानी ये अपना खुद से भोजन नहीं बनाता है, इसलिए ये अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो ये अन्य जीवों पर निर्भर है, जैसे ये अन्य जीवों पर निर्भर है, ठीक है। प्रकार में क्या होता है, प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है, जो प्राथमिक कंज्यूमर होता है, हर्बीवोरस होते हैं, यानी शाकाहारी होते हैं। जैसे टिड्डा आपका शाकाहारी हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है, ठीक है। और पौधे खाते हैं, जैसे आपका गाय हो गया, हिरन हो गया, गाय भी घास खाती है, हिरन भी घास खाती है, टिड्डा भी घास खाती है। तो ये सब क्या हो गया, आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी और द्वितीयक ये सब आपको बताता है, आपको ये क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका देखिए द्वितीय उपभोक्ता, यानी जो कार्निवोरस होता है, यानी मांसाहारी होता है, ओके, मतलब शाकाहारियों को खाता है। शाकाहारी कौन हो गया, आपका ये आपका गाय हो गया, हिरन हो गया, यानी इसको अगर खा रहा है तो ये कार्निवोरस हो गया। उदाहरण के लिए शेर हो गया, ठीक है, ये मान ले शेर है, ठीक है, ये खाता है। अब लास्ट में होता है टॉप प्रीडेटर्स, यानी तृतीयक उपभोक्ता जिसको कहा जाता है, जो सबसे ऊपर होता है। जैसे आपका बाघ, ये जो बाघ होता है टॉप प्रेडेटर्स होता है, मतलब ये आपको सभी को खा सकता है, तो ये टॉप प्रेडेटर्स होता है। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। अब देखते हैं थर्ड जो होता है इसके में, जो आपका अपघटक, ठीक है, अपघटक, मतलब हम लोग समझ गए कहाँ कहाँ समझे, आपका उपभोक्ता समझे, उत्पादक समझे, अब ये अपघटक समझते हैं। देखिए अपघटक क्या होता है आपका, इसको डिकम्पोजर्स कहते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर्स कहते हैं, ठीक है। ये डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जैसे मृत जीवों को विघटित करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई चीज मर गया है, ठीक है, इसको मान लिया जाए कि ये मिट्टी में ये विघटित हो गया, ठीक है। इनका जो पोषक तत्वों को क्या करता है, जैसे मान लिया कि ये मृत है, इसको फेंक दिया जाए कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और ये मिट्टी, ये पोषक तत्व इसमें, जब भी तो पोषक तत्व इसमें रहेगा ना, तो ये क्या करता है कि पोषक तत्वों को ये वापस मिट्टी में मिला देता है। उदाहरण के लिए जैसे बैक्टीरिया है, ये देखिए बैक्टीरिया है, एक मिनट, 1 मिनट, ये जैसे बैक्टीरिया, ये डिकम्पोजर है। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इसमें लग जाएगा, ठीक है, इसमें लगेगा सड़ा गला में, और ये क्या करेगा कि वापस ये अपना क्या है, पोषक तत्व यहाँ से लेगा और ये कहाँ देगा, मिट्टी में देगा। तो ये डिकम्पोज कर रहा है, ठीक है, ये डिकम्पोजर है। फंगस, ये भी फंगस वही काम करता है, ओके। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इसी के साथ ये क्या करता है, इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखता है, ठीक है। इको सिस्टम को संतुलित बनाए रखने में ये सब चार जो तीनों चीज है, आपका उत्पादक हो गया, आपका प्रोड्यूसर हो गया, उपभोक्ता हो गया, उपभोक्ता में भी एक कार्निवोरस होता है और एक हर्बीवोरस होता है, और एक आपका टॉप प्रेडेटर्स होता है, जैसे मतलब जो सभी को खा सकता है, ठीक है। और थर्ड जो हो गया आपका अपघटक हो गया, डिकम्पोजर, यानी मृत जीव को विघटित कर देता है, ठीक है। और ये सब सारी चीज मिलकर इकोसिस्टम जो होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको संतुलित बनाए रखता है, ओके, आप लोग समझ गए होंगे।
अब चलते हैं हम लोग बायोटिक घटक की विशेषताएं क्या है। तो बायोटिक घटकों की विशेषताएं क्या है ये हम लोग देखते हैं। क्या है, जैसे आपस में खाद्य श्रृंखला, ठीक है। बायोटिक जो घटक हैं उनकी विशेषता आपस में खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन बनाते हैं। तो फूड चेन बनाए, जैसे ये घास है, घास को गाय खाया और गाय से दूध निकला, दूध को कौन, ह्यूमन पिया, ठीक है। तो ये भी कांड होता है। ऊर्जा, जैसे आपका घास को बकरी खाया, बकरी को आपका आदमी भी खा लेता है। तो ये कहीं न क्या है, बकरा जो है आपका, तो ये क्या है, फूड चेन बना रहा है, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह इन्हीं के माध्यम से होता है। जैसे घास में जो ऊर्जा होता है, ये आपका बकरी में गया, बकरी से ऊर्जा कहाँ प्राप्त किया, आपका ह्यूमन प्राप्त किया। तो ये कहीं न कहीं ये एक दूसरे से ह्यूमन मतलब ऊर्जा भी प्रवाह हो रहा है। ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब है यहाँ पे कि पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। ये पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं, जो अभी हम लोग देखें कि कैसे कोई मर जाता है तो उसका जो पोषक तत्व है वो कहीं न कहीं फिर से मिट्टी से पनपता है, लेता है। जैसे मिट्टी से घास में गया पोषक तत्व, घास से आपका बकरी खाया, बकरी से आपका आपका आदमी खाया, या आपका शेर खाया, शेर अगर मरा तो उसके जो बैक्टीरिया लगा, बैक्टीरिया आपका मिट्टी में पोषक तत्व आपका लगाकर वो फिर वापस मिट्टी में ही पोषक तत्व निकाल देते हैं। तो ऐसे एक चैन चलता है, ठीक है, एक चैन चलता है और सर्कल्स बनता है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अब आते हैं हम लोग एबायोटिक। एबायोटिक क्या कहलाता है, देखिए एबायोटिक क्या कहलाता है। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है, अजीब घटक जो है, अजीब घटक वो सभी निर्जीव यानी नॉन लिविंग तत्व हैं जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब वो सभी निर्जीव तत्व हैं यानी नॉन लिविंग तत्व हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं, जो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं और जीवों के जीवन के नियंत्रण करते हैं। यानी मतलब क्या हुआ, देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वैसे जी मान लिया कि निर्जीव तत्व है, मान लिया जाए क्या है, सूर्य का रोशनी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बारिश हो रहा है, पानी हो गया, हवा चल रहा है, तो क्या है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को क्या है, आपको प्रभावित करेगा, ठीक है। ये इस पे अगर पड़ेगा तो ये प्रभावित तो होगा ना, इससे प्रभाव होगा। और जीवों के जीवन को यानी जीवों के जीवन को नियंत्रित या कंट्रोल कर लेगा ये, ठीक है। तो यही कहलाता है आपका एबायोटिक, ओके। और एबायोटिक के प्रकार कौन-कौन होते हैं, तो देखिए पहला होता है फिजिकल फैक्टर, ठीक है। ये क्या क्या हो गया, फिजिकल फैक्टर। तो जो भौतिकी कारक हैं वो कौन-कौन है, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, प्रकाश हो गया, लाइट हो गया, यानी वाटर हो गया यानी जल हो गया, वायु हो गया यानी एयर हो गया। ये सीधे जीवों की वृद्धि और वितरण को प्रभावित करता है। मतलब कितना हाइट होगा ये जीवन आपका, या कौन-सा प्रोड्यूसर आपका होगा, किसका प्रजनन होगा, ये सारे चीज़ का ये सीधे कहीं न कहीं जीवों के वृद्धि और वितरण में प्रभावित करता ही करता है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि मान लिया जाए कोई जीव, जैसे ये नहीं समझे कि प्रभावित कैसे करे। मान लिया जाए कि आपका जो आपका हिमालयन भालू जो होता है, बियर को आप क्या साउथ इंडिया में रख सकते हैं आप? नहीं, नहीं रख सकते। क्यों? क्यों? यहाँ पे कारक कौन, फैक्टर कौन बना? क्योंकि वहाँ तापमान अधिक रहता है, तापमान ज़्यादा पड़ता है, इसलिए वहाँ पे आप नहीं रख सकते हैं, तो ये सीधे प्रभावित कर रहा है ना। अब कोई भी देखिए, जैसे आपका हिमालय में जो पेड़ों की जो लंबाई होती है ना, वो कहीं न कहीं इसका पेड़ों की लंबाई बहुत कम होता है, ठीक है? बहुत कम होता है, झाड़ी बराबर होता है। या आप राजस्थान में चले जाइए, ठीक है? तो वहाँ है कि झाड़ी होता है, जैसे कैक्टस होता है, कैक्टस वगैरह ज़्यादा होता है। बड़े-बड़े पेड़ नहीं पाए जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं टेम्परेचर इसको प्रभावित कर रहा है ना, लाइट इसको प्रभावित कर रहा है ना, वाटर की कमी से इसको प्रभावित कर रहा है ना, एयर से प्रभावित कर रहा है ना, तो ये सीधे प्रभावित कर रहा है। ये चीज़ आपको समझना है। ओके, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है? आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। जहाँ पे आपको दिक्कत हो, ठीक है? मेरा कहना है कि आपको जिस जगह पे आपको दिक्कत आई है मेरे पढ़ाने में, प्लीज़ आप लोग कमेंट मुझे ज़रूर करके बताइएगा। और ये मैं प्रीमियर चलाऊँगा, ये जो क्लास होगा ना, ये आपका प्रीमियर क्लास चलेगा, ताकि आपकी सारी जो एक्टिविटी हमें पता चले कि हाँ, आपको कहाँ दिक्कत आई है या नहीं दिक्कत आई है। ये बाद में आप कमेंट भी करके बता सकते हैं। और प्लीज़ जो भी अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी बीपीएससी मेरे साथ स्टार्ट करने वाले हैं, जेपीएससी करने वाले हैं, यूपीएससी करने वाले हैं, जो भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग ये क्लास से आज से कंटिन्यू कीजिए। बहुत जल्दी हम लोग डिजिटल बोर्ड पे आएँगे और हो सकता है कि हाइब्रिड मेरा क्लास रहेगा, ठीक है? बहुत जल्दी आप लोग
थोड़ा-सा कुछ देर हो रही है क्योंकि हाइब्रिड क्लास के कारण ही हम लोग को देरी हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग ये सब चीज़ों को अभी थोड़ा-सा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नहीं तो आप लोग को और बेहतरीन तरीके से ये समझाया जाता मुझे। मैं आपको और भी मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? ठीक है? आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, बहुत मेहनत लगता है यार ये बनाने में। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 6 पेज में पढ़ाया हूँ तो मतलब आसान से कहीं से भी लाके आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, दूसरा क्या होता है कि केमिकल फैक्टर, जो ए बायोटिक का केमिकल फैक्टर्स क्या है, तो जैसे जैसे आपका पीएच अम्लीय, यानी पीएच मान जो होता है अम्लीय और क्षारीयता को दर्शाता है। ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या हो केमिकल फैक्टर है। पूछता है क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूपीएससी में ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये बायोटिक बायोटिक फंसाता है आपको क्वेश्चन। तो प्लीज आप लोग, इसीलिए मैं आपको बहुत जोर दे के आपको बताना, आपको बता रहा हूँ। यूपीएससी हो गया, पीएससी हो गया, सारे मतलब एग्जाम में इन्वायरमेंट से तो यूपीएससी तो मतलब भाई ये तो मास्टर है पूछने में। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिनको भी मई में पेपर देना है उनके लिए तो ये रामबाण होगा मेरे क्लास, ये आप जान लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छा से, और इसका जो मैं लास्ट में एमसीक्यू जो करवाऊंगा ना, वो ज़्यादा ही बेहतरीन होगा आपको। तो ये देखिए क्या है कि आपको जो केमिकल मतलब होता है क्या, देखिए केमिकल रिएक्शन करके, जैसे अम्लीयता हो गया, क्षारीयता हो गया, ये सब क्या है केमिकल फैक्टर है। ऑक्सीजन हो गया, O2 हो गया, ये केमिकल फैक्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये केमिकल फैक्टर है। खनिज हो गए, ये केमिकल फैक्टर है। ये सारी चीज जो है जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये सारे चीज जो है जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे कोई भी पेड़ कितना मतलब सांस ले रहा है, मतलब जो O2 ये तो खींचेगा ना। मान लिया जाए कि यहाँ पे ये CO2 कितना निकाल रहा है, तो ये प्रभावित करेगा ना CO2। अगर ये ज्यादा इसमें से ज्यादा निकल रहा है तो कहीं ना कहीं, या कम निकल रहा है तो कहीं ना कहीं तो सूख जाएगा पेड़ तो। ठीक है, अगर खनिज कोई है, खनिज अगर मिल रहा है, मान लिया जाए कि हमें ज़रूरी है, मान लिया जाए कि पोटेशियम होता है, नेचुरल वाटर में क्या होता है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब नेचुरल वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ अगर कम पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा तो ये पानी बेकार रहेगा ना, वो कहीं न कहीं मिनरल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग थोड़ा-सा समझिए, तो कैसे प्रभावित कर रहा है। आप ही के पास आस-पास हर चीज़ है, आपके पास अभी पानी होगा, जल होगा, वाटर होगा, लेकिन आप उस वाटर का अहमियत नहीं समझ रहे हैं, आप अपने स्टडी से जोड़ कर नहीं देख रहे हैं। प्लीज़ आप लोग केयरफुली उस चीज़ को स्टडी से जोड़ के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको हर चीज़ समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं जैव रासायनिक क्रियाओं को ये नियंत्रित कर रहा है। और थर्ड जो होता है कि मृदा यानी सॉइल फैक्टर भी इसमें काम करता है। जैसे मिट्टी की संरचना, ठीक है, मिट्टी की नमी, ठीक है, इसकी नमी, इसके पोषक तत्व, मतलब पौधे की वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जैसे मान लिया काली मिट्टी जैसे हो गया, काली मिट्टी में क्या होता है, सिर्फ कपास अधिक पाया जाएगा। यही यही इसी को क्या कहा जाएगा, अब इसको जलोढ़ में अगर लगा दिया जाए मृदा में, तो क्या ये कपास उग पाएगा? तो इसके लिए इन्वायरमेंट नहीं ना है, ये कहीं ना कहीं बेकार हो गया। ठीक है, तो ये तो बायोटिक है, ये भी बायोटिक है। ठीक है, तो ये, और नमी वाली जगह के, मान लिया जाए कि आपका राजस्थान में नमी कम होता है। ठीक है, अब वहाँ पे जो नमी पेड़ चाहिए, मान लिया जाए कि हमें वहाँ पे कोई भी नमी वाला धान बोना है, क्या आप धान वहाँ पे बो सकते हैं राजस्थान में? पानी ही नहीं। रेगिस्तान में आप धान बो सकते हैं? नहीं बो सकते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं क्योंकि नमी कम है वहाँ, तो मिट्टी की संरचना वैसा बनाया गया है। मान लिया जाए कि लाल मिट्टी में आप क्या उगा सकते हैं, आप क्या बना सकते हैं, आप जो पैदा पौधा उधर होता है, जैसे कर्नाटक में आपका क्या है, कर्नाटक में आपका काजू होता है, क्या आप काजू बिहार में उगा सकते हैं? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि उस प्रकार का इसके पास मिट्टी नहीं है, उस प्रकार के इसके पोषक तत्व नहीं है मिट्टी में। तो ये कहीं ना कहीं पौधे की वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो निभा रहा है ना। तो ये चीज को आपको समझना है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं कि एबायोटिक का ही विशेषता क्या होता है। तो एबायोटिक की विशेषता हम लोग समझते हैं, क्या होता है एबायोटिक की विशेषता। तो देखिए एबायोटिक जो होता है, यानी ये बायोटिक यानी जीवित घटकों को नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी जीवित पेड़ों को नियंत्रित कर रहा है। अगर मान लिया कि पेड़ों को नियंत्रित अगर कर रहा है, तो हमें सांस लेने वाले भी नियंत्रित कर रहा है, नहीं कहीं ना कहीं हमें भी नियंत्रित ये कर रहा है। अगर तापमान ज़्यादा पड़ रहा है तो हमें भी नियंत्रित कर रहा है, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। गर्मी का सीजन है, अभी अगर ज़्यादा सनलाइट पड़ेगा तो हम घर से बाहर नहीं गए निकल पाएंगे, यानी कहीं कहीं ना कहीं ये हमें कंट्रोल कर रहा है।
किसी क्षेत्र की प्रजाति का वितरण तय करता है। जाहिर सी बात है, आपका हिमालयन बेयर जो है, भालू जो है, आप साउथ में आप जाकर आंध्र प्रदेश में नहीं रख सकते हैं इसे, ठीक है, उड़ीसा में आप नहीं रख सकते हैं इसको, ये नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये इसका ये जगह नहीं है, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन भी ये तय कर रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र का आधार फाउंडेशन होता है, बिल्कुल ही पारिस्थितिकी तंत्र का ये फाउंडेशन ही होता है, ये फाउंडेशन ही होता है, आधार ही होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, फर्स्ट पे जो कौन हमारा रहता है, ये ऑटोट्रॉफ पे आपका कौन रहता है, तो ये कौन रहता है, ये आपका घास रहता है, ये पौधे रहते हैं। तो ये पौधे डायरेक्ट, इन पौधे कब हो जाते हैं, जब सनलाइट होता है, तभी तो ये फोटोसिंथेसिस करके ये रह पाते हैं, अपने लिए खाना बना पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं परिस्थिति तंत्र का आधार ही होता है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ये हमारा रहेगा फूड चेन, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फूड चेन, ठीक है, यानी खाद्य श्रृंखलाएं। और आपको बायोटिक और एबायोटिक से यूपीएससी में क्वेश्चंस, या जो भी आप एग्जाम पीसीएस वगैरह में, जैसे जेपीएससी हो गया, अभी 14 में जेपीएससी देने वाले हैं, उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। आपका 72 में बीपीएससी में भी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, ये बात आप जानिए। यूपीपीसीएस में देखिए, अभी रिजल्ट निकला है, यूपीपीसीएस 2024 वाले का रिजल्ट दिया है, देखिए कितने, क्या गजब का रिजल्ट जारी किया है, ये आप लोग भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग केयरफुली से मेरे साथ थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप लोग को मैं बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, और आप ही के लिए मैं क्लास ये लाता हूँ, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब रही बात, देखिए कि फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखलाएँ, ठीक है, खाद्य श्रृंखलाएँ क्या होता है, ये हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए फूड चेन, ठीक है, फूड चेन वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा और पोषक तत्व एक जीव से दूसरे जीव में क्रमबद्ध रूप से स्थानांतरित होता है। मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये बहुत जटिल भाषा है, ये आपको समझ में थोड़ा, जब तक आप अपने तरीके से, जैसे मान लिया जाए कि आप अपने तरीके से ये नहीं समझ समझ पाओगे, ये तो बोल दिया, ठीक है, खाद्य श्रृंखला किसे बोलते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा पोषक तत्व एक जीव से दूसरे जीव में क्रमबद्ध रूप से स्थानांतरित होता है। मतलब क्या हो गया? तो इसी को मैं आपको आसानी से समझाऊंगा। जैसे मान लिया जाए, ठीक है, ये आपका, एक मिनट, एक मिनट रुकिए, देखिए कैसे समझाना है इसको आपको। मान लिया जाए कि ये आप, कोई पेड़ है, ठीक है, मान लिया जाए कि ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ हुआ, ठीक है, या आपका ग्रास है, ठीक है, ये ग्रास हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये आपका बकरी हो गया, ठीक है, बकरी हो गया। ये आपका क्या हो गया, गाय हो गया, ठीक है, ये आपका गाय हो गया, ठीक है। ये आपका क्या दे रहा है, मिल्क दे रहा है। मिल्क को कौन पी रहा है, हम लोग, ह्यूमन हो गया, ठीक है, ह्यूमन हो गया। तो देखिए क्या है, दो चीज, ये भी, ठीक है, दो चीज। एक चीज, पहले ये खाद्य श्रृंखला हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग फूड वेब पे जाएंगे, ठीक है। खाद्य जाल जो है, पहले हम खाद्य श्रृंखला समझ लेते हैं, उसके बाद आपको खाद्य जाल समझ में आएगा। तो ये थोड़ा सा हम लोग ये चलते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा ये समझाता हूँ, ठीक है। एक मिनट, एक सेकंड। ये आपका घास हो गया, ठीक है, ये घास है, ठीक है, ये घास है। पेन मेरा खराब हो चुका है यार, सॉरी इसके लिए। ये आपका घास हो गया, ठीक है, ये आपका घास है। और ये घास जो है कौन खा रहा है, गाय खा रही है, गाय खा रही है। गाय क्या दे रही है, दूध दे रही है, दूध दे रही है। दूध को कौन पी रहा है, ह्यूमन पी रहा है, यानी हम लोग पी रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन पी रहा है। तो ये क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है, घास भी कैसे उत्पन्न हो रहा है, ये सन है, ठीक है, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, सनलाइट है, ठीक है। सनलाइट से क्या हो गया, घास उत्पन्न, मतलब ये अपना फोटोसिंथेसिस करेगा, ये तो स्वयं किया। अब ये घास को कौन खा रहा है, गाय खा रहा है, गाय को दूध दे रही है। ये दूध कौन पी रहा है, हम लोग पी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसके साथ जो ऊर्जा आ रही है, ये इसमें से जो ऊर्जा आ रही है, ये हमारे तक पहुंच रही है, ठीक है। इसमें जो पोषक तत्व आ रही है, पोषक तत्व आ रही है, ये हमारे साथ पहुंच रही है, ठीक है। दूध से क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलता है, हमें पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है। तो क्या, हाँ, ये जो श्रृंखलाएं हैं, यानी यही बोला जाता है फूड चेन,
घास को, ये फूड है ना, फूड किसके लिए है? गाय के लिए है। और गाय जो दूध दिया वो हमारे लिए फूड है। तो ये क्या है, खाद्य श्रृंखलाएं बन रही है। तो प्लीज आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, जो ये चीज है आपका, जो ये बताया जा रहा है कि इसमें फूड चेन में, कि वह प्रोसेस है जिसमें क्या है कि जिसमें ऊर्जा और पोषक तत्व एक जीव से दूसरे जीव में कन्वर्ट होते हैं, क्रमबद्ध के रूप में स्थानांतरित होते हैं। अब ज़्यादा समझने के लिए देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे आपके लिए मैं इसीलिए मैं आपके लिए लगा चुका हूँ, ठीक है। देखिए क्या है फूड चेन में, देखिए ये ग्रास हो गया, ठीक है, ये ग्रास हो गया यानी झाड़ी हो गया, ये प्रोड्यूसर का काम करता है। क्या काम करता है? प्रोड्यूसर यानी उत्पादक है, ठीक है। ग्रास होपर, ये ग्रास होपर है यानी टिड्डा है, ठीक है। ये क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, जो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, क्योंकि ये टिड्डा क्या है? घास को खा रहा है। और ये टिड्डा को कौन खा रहा है? आपका सेकेंडरी जो कंज्यूमर हो गया, ये फ्रॉग खा रहा है, यानी मेढक। मेढक खा रहा है किसको? टिड्डा को। और मेढक को कौन खा रहा है? आपका सांप खा रहा है, ठीक है, यानी टर्सरी कंज्यूमर हो, तृतीय उपभोक्ता हो गया। और स्नेक को कौन खा जा रहा है? आपका फाइनल जो कंज्यूमर होता है, ये ईगल खा रहा है, ठीक है। ईगल खा रहा है, यानी ये आपका टॉप लेवल का प्रेडेटर है, ठीक है, टॉप प्रेडेटर है। तो ये एक क्या बना रहा है? खाद्य श्रृंखला बना रहा है, चैन बना रहा है। देखिए चैन बना रहा है, नहीं समझे? जैसे आपका घास टिड्डा खाया, टिड्डा को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को ईगल खाया, ठीक है, यानी बाज खाया। ओके। और ये बाज क्या हो गया? जब बाज मर जाता है तो इसको क्या होगा कि जो हम लोग डिकम्पोज के बारे में बताए थे, तो इसमें फंगस, और फंगस क्या लगेगा? फंगस क्या कर देगा? इसके पोषक तत्व को कहाँ मिला देगा? आपका मिट्टी में मिला देगा, डिकम्पोज कर देगा। तो ये क्या है? ये खाद्य जाल है, ये खाद्य जाल है। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये खाद्य जाल है। जैसे आपको मैं समझाने का कोशिश किया था वहाँ पे फर्स्ट में, कि जैसे आपका यहाँ पे सूर्य से पौधा, जो मैं आपको बताया था कि घास बना, और घास से मान लिया शाकाहारी जो अगर बनता है, मान लिया जाए कि गाय मैं कर दिया, गाय आदमी भी खाता है, ठीक है, आदमी भी खाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब आपका मांसाहारी जानवर ही खा रहा है, ठीक है। आजकल तो देख ही रहे होंगे, ठीक है। और इसके बाद जो ये मरेगा अगर, ठीक है, या आदमी मरता है या फेंक दिया जाता है, या मांसाहारी जो मरता है, मतलब आपका बाघ जो मरा, तो उसमें क्या आपका डिकम्पोजर मतलब लग जाता है, फंगस लग जाएगा, बैक्टीरिया उसमें लग जाएगा। वही क्या है? ये सारी चीज़ क्या है? खाद्य जाल है, सॉरी खाद्य श्रृंखला है, जो आपको यहाँ से तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ओके। तो ये पूछा जाता है कि इसमें जो प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास होपर, यानी ग्रास होपर मतलब होता है टीडा, ठीक है, फ्रॉग, ये पूछ देगा कि सेकेंडरी कंज्यूमर, इस तरीके आपको याद रखना है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यही बोला जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला वो है कि प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा और पोषक तत्व, जैसे इससे अगर खा रहा है तो इसमें ऊर्जा तो होगा ना, इसमें ऊर्जा तो होगा ना, इसमें पोषक तत्व भी होगा। तो ये यहाँ गया, और इसमें फिर बना, इससे फिर कहाँ गया? मेढक में गया, मेढक से फिर ऊर्जा पोषक तत्व कहाँ गया? सांप में गया, सांप से आपका ईगल में गया, ईगल में आपको फिर कहाँ गया? डिकम्पोजर में गया। डिकम्पोजर क्या करता है? वो मिट्टी में छोड़ देता है। तो ये डिकम्पोज कर देता है, यही एक खाद्य श्रृंखला इसको कहा जाता है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कि खाद्य श्रृंखला की संरचनाएं, जो समान संरचनाएं आप लोग समझ गए होंगे कि कैसा है। सूर्य से पौधा बना, पौधा अपना बनाया, पौधे को शाकाहारी खाया, शाकाहारी को मांसाहारी खाया, मांसाहारी फिर मर जाता है तो उसको अपघटक कर देता है, ठीक है। तो ये मुख्य संरचना यानी खाद्य की सामान्य संरचना आपको सामने पेश किया गया था। अब रही बात कि मुख्य घटक कौन कौन है, तो इसका मुख्य घटक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उत्पादक, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाते हैं यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसको उत्पादक बोलते हैं। जैसे पौधे और शैवाल हो गया। उपभोक्ता कंज्यूमर, प्रकार क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, जो खाना घास खाने वाले को हर्बीवोर्स यानी प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। और द्वितीय उपभोक्ता जो कहा जाता है यानी कार्निवोरस जिसको कहा जाता है, जो शाकाहारियों को खाता है। जैसे गाय को शेर खा गया यानी बकरी को शेर खा गया, तो ये क्या हो गया कि द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। तृतीय उपभोक्ता जैसे आपका शीर्ष शिकारी हो गया, जैसे आपका ईगल हो गया शीर्ष शिकारी, या आपका बाघ हो गया आपका शीर्ष शिकारी हो गया, कि जो वो अगर मांसाहारी खा रहा है उसी को वो खा जा रहा है, तो वो शीर्ष शिकारी हो गया,
ठीक है। और ये फिर अगर मर जाता है शेर शिकारी तो डिकम्पोज करने का काम मृत जीवों की जो विघटित करने का काम डिकम्पोजर करता है, जैसे बैक्टीरिया लग गया, फंगस लग गया, ये सब क्या करते हैं, आपको डिकम्पोज कर देते हैं। तो यही चीज आपको समझना है, ठीक है। पोषक तत्वों की मिट्टी में वापस लेकर चले जाते हैं। मतलब कितना आसानी से सोचिए कि कैसे बना, हम लोग ये समझ गए। एक छोटा सा आप लोग को एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि किसी चीज का निर्माण हुआ, जैसे ये घास का निर्माण हुआ, ठीक है। देखिए इसमें पोषक तत्व वह ऊर्जा आया कहाँ से, सनलाइट से, सनलाइट के द्वारा ये फोटोसिंथेसिस किया। अब इसी का देखिए कि कैसे प्रभाव हो रहा है, ऊर्जा कहाँ गया आपका, ऊर्जा कहाँ गया, ये मान लिया जाए कि टिड्डा में गया, टिड्डा में से कहाँ गया आपका, फ्रॉग में यानी मेढक में गया, मेढक से कहाँ गया, सांप में गया, ठीक है, सांप में गया, सांप से कहाँ गया, ईगल में गया, ईगल से कहाँ गया आपका डिकम्पोज में गया, और ये डिकम्पोज करके फिर ये मिट्टी में मिला। तो कितना मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म हुआ ये हम लोग जान चुके हैं कि कैसे ऊर्जा बना, कैसे पोषक तत्व बना, और वो कहाँ फिर जाकर नष्ट हो गया, और फिर कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। हमें ये चीज पता चल गया कि कोई भी चीज का जो जैसे ऊर्जा का निर्माण कैसे हुआ, और मतलब निर्माण क्या हो, कैसे हो गया, और पोषक तत्व का, और फिर वो कहाँ कंपोज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं। यानी हम लोग क्या समझ गए कि पारिस्थितिकी तंत्र में फूड चैन कैसे चलता है, फूड चैन कैसे काम करता है। मतलब संसार में जो भी है कि सभी के लिए जो खाना बोला जाता है कि कैसे काम करता है, ये हम लोग फूड कितनी नेसेसिटी है वो हम लोग पहले जाने थे कि हमारे जीवन के लिए O2 कितनी नेसेसिटी है, वो ये आपका इन्वायरमेंट बनाता है, और इन्वायरमेंट में जो फूड है उसके बारे में हम लोग जाने कि कैसे ये ऊर्जा प्रभाव होता है फूड के खाने से, ठीक है। अब हम लोग जो चलेंगे ये आपका ऊर्जा प्रवाह, ठीक है। यानी ऊर्जा प्रवाह से पहले हम लोग थोड़ा सा चलते हैं फूड वेव के बारे में जानते हैं, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, नहीं इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह देखिए, ये ऊर्जा प्रवाह जो होता है हमेशा एक ही दिशा में होता है, एक दिशा में यानी यूनि डायरेक्शन में बहती है। हर ट्रॉफिक स्तर पर ऊर्जा का कम होते जाती है, ठीक है। ये मान लिया कि ऑटोट्रॉफ्स है, ये आपका फिर मान लिया कि ये प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, और ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ये टर्सरी कंज्यूमर हो गया। तो ऊर्जा जो है मान लिया जाए कि यहाँ 100 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हर ट्रॉफिक पर ऊर्जा कम हो जाएगा, यानी लगभग 10% ही अगला स्तर पर रहता है। तो यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हमेशा कम होते जाता है, ठीक है, कम होते जाता है। और ये कौन सा नियम दिया था, तो रेमंड लिंडेमैन का नियम ये दिया गया है। तो ये थोड़ा सा इनका नाम याद रखेगा, रेमंड लिंडेमैन, ठीक है, का नियम दिया गया है। ये हम लोग पढ़ेंगे। देखिए खाद्य श्रृंखला के प्रकार क्या क्या, तो खाद्य श्रृंखला का प्रकार जो है ग्रेजिंग फूड चैन, ठीक है, यानी चरने वाले जो आपका फूड श्रृंखला के है। जैसे जीवित पौधे से शुरू होती है, ठीक है, जीवित पौधे से शुरू होती, उदाहरण के लिए घास को हिरन खाती है, और हिरन को कौन खा जाता है, शेर खा जाता है। तो ये ग्रेजिंग फूड चैन हो गया। तो इस तरीके से आपको पूछा भी जाता है। फिर उसके बाद होता है डेटी डेट्रिटस डेट्रिटस फूड चैन, डेट्रिटस फूड चैन मृत कार्बनिक जो है आपका, मृत कार्बनिक जो है पदार्थ से शुरू होता है। जैसे आपका पत्ते, जैसे आपका पत्ता हो गया, तो पत्ते को कौन खाता है, केचुआ खाता है, और केचुआ जो है, केचुआ को कौन खाएगा, पक्षी खाएगा। तो ये क्या हो गया, डेट्रिटस, ठीक है, डेट्रिटस फूड चेन हो गया। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसी में आता है कि फूड वेब, फूड चेन तो हम लोग पढ़ लिए, फूड वेब देखिए हमेशा कंफ्यूजन होता है कि ये फूड वेब और फूड चेन में। तो फूड वेब और फूड चेन में आज आपका कंप्लीट आपका जो है ना कि आपका जो डिफरेंस आपको आज पता चल जाएगा। मेरा पढ़ाने का ये तरीका है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत मतलब देखिए 2-3 दिनों से आप लोग के लिए ये क्लास मैं सोच रहा था किस तरह से आपको अरेंजमेंट करें, किस तरीके से आपके लिए बनाया जाए, ताकि आपको एक अच्छे बेसिस में आपको समझाया जा सके, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसे इतना टाइम लग गया मुझे, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कहीं से भी उठाकर और पढ़ाकर चला दिया जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे आपका फूड वेब, ठीक है, तो खाद्य जाल, ठीक है,
खाद्य जाल क्या है? ठीक है, देखिए आपको फूड वेब जो है आपका खाद्य जाल है, कई खाद्य श्रृंखलाओं के मतलब जो कई फूड चैनों का आपस में जुड़ा हुआ जटिल नेटवर्क, जिसमें एक जीव कई स्रोतों से भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका परिभाषा जो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन समझने के लिए, देखिए समझने के लिए आपके पास समझना है। ऐसा नहीं है कि इसे लिखना है, इसे तो आप ऐसे भी मैं लिखवा सकता हूँ, ठीक है? या आप खुद लिख सकते हैं यहाँ से देख के कि खाद्य जाल किसे कहते हैं कि खाद्य जाल उसे कहते हैं जो कई खाद्य श्रृंखलाओं के का आपस में जुड़ा हुआ जटिल नेटवर्क होता है, जिसमें एक जीव कई स्रोतों से भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए बहुत ही ईज़ी 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 वर्ड में आपको आपके लिए ये डेफ़िनेशन मैं लाया हूँ। लेकिन तब भी मैं प्रिपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, ना कि आपको ऐसे पढ़ाकर और मैं मुझे चल देना है, ठीक है? देखिए क्या है यहाँ पे कि खाद्य जाल किसे कहा जाता है, ये थोड़ा-सा समझिएगा। देखिए, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका ठीक है, घास हो गया, ठीक है? ये घास हो गया। घास को आपको कौन खाया? बकरी खाया, ठीक है? बकरी खाया, ठीक है? बकरी को कौन खाया? आपका शेर खाया, ठीक है? फिर ये घास को आपका कौन खाया? खरगोश खाया, ठीक है? खरगोश खाया। खरगोश को कौन खा सकता है? इसे भी आपका मान लिया कि शेर खाया, ठीक है? इसे भी शेर खा गया, ठीक है? अब देखिए, घास को गाय खाया, गाय को कौन खा सकता है? आदमी भी खाता है, ठीक है? बकरी को भी आदमी खाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मानव नहीं खाता, मानव तो ओमनिवोरस होता है, ठीक है? गाय को आपका बाघ खा गया, ठीक है? तो इसमें क्या बन रहा है? ये आपको क्या पता चल रहा है? खरगोश को ये भी तो खा सकता है, खरगोश को ये भी तो खा सकता है। तो इसमें क्या है, चेन तो एक बन रहा है, लेकिन इसमें जाल भी बन रहा है कि एक चीज को मतलब एक स्रोत से मतलब जो है कहीं ना कहीं इसे कोई भी अपना भोजन बना सकता है, ठीक है? फिर इसको भी कोई भी ये भी भोजन बना सकता है, ये भी भोजन बना सकता है, ये भी भोजन, मतलब एक तरह से क्या है, जाल बन रहा है ये। मतलब खरगोश को अगर मान लिया, बकरी को अगर ये आपका शेर खा रहा है, तो हिरन को भी तो शेर खा रहा है, उसके पास ऑप्शन भी तो है कि अगर बकरी ना मिला तो हिरन मिल गया, हिरन अगर ना मिला तो खरगोश मिल गया, खरगोश ना मिला तो फिर आपका गाय मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक जाल है, ठीक है? उसके पास ऊर्जा का स्रोत बहुत सारे हैं, ठीक है? खाने का स्रोत बहुत सारा है। तो ये जाल ही क्या कहलाता है? फूड वेब कहलाता है, ठीक है? और आपको आपके लिए मैं देखिए और एक चीज मैं लाया हूँ, ये पिक्चर से आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या है, थोड़ा-सा ये सही से लग नहीं पाया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। देखिए क्या है, जैसे एक ग्रास है, ठीक है? खरगोश हुआ, ठीक है? खरगोश, ये ग्रास हो गया, घास हो गया। ग्रास को कौन खाया? आपका ग्रास ऊपर यानी टिड्डा। टिड्डा को देखिए, टिड्डा को सिर्फ फ्रॉग ही नहीं खाता है, फ्रॉग के साथ-साथ आपका बर्ड भी, पक्षी भी खाता है। तो इसको तो दो 2 लोग खाने वाला हो गया, ठीक है? ये 2 लोग खाने वाला हो गया। अब देखिए इसी दोनों को मैं समझाता हूँ, ठीक है? देखिए, फ्रॉग को कहीं न कहीं उल्लू भी खा लेता है, और फ्रॉग को आपको साँप भी खा लेता है, और बर्ड को आपको कहीं न कहीं साँप भी खा लेता है। यानी इसके पास ऑप्शन है। ये कहीं न कहीं ये देखिए जाल बन रहा है। ऐसा नहीं कि साँप सिर्फ़ फ्रॉग पे डिपेंडेंट है। इसके पास एक अलग ऑप्शन भी है। उल्लू के पास भी अलग ऑप्शन है कि ऐसा नहीं है खरगोश ये नहीं खा सकता, ये चूहा को भी खा सकता है, ये चूहा भी खा सकता है, ठीक है? तो ये भी बात आप ध्यान दीजिए। चूहा को और कौन खा सकता है? लोमड़ी भी खा सकता है। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और चूहा को कौन खा सकता है? आपका हवक भी खा सकता है, हॉक हॉक जो है, ये भी खा सकता है। मैं इसीलिए ये आपको लगाया हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मेरे पास लिखने का अभी थोड़ा-सा सही डिजिटल बोर्ड है नहीं मेरे पास। अब देखिए खरगोश, खरगोश भी घास खाता है, खरगोश को लोमड़ी भी खा सकता है, हवक भी खा सकता है, और देखिए स्नेक को भी हवक खा सकता है। तो ये क्या बना? एक जाल बना ना, तो इसी को जाल समझना है। फूड श्रृंखला में क्या था कि मान लिया घास है, घास को अगर आपका ग्रास ऊपर यानी टीडा खाया, टीडा को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। तो ये एक चैन बन रहा था। लेकिन ये तो जाल बन रहा है, ये जाल बन रहा है ना, कि एक ही विकल्प नहीं है इसके पास, अलग-अलग भी विकल्प है। तो ये क्या कहलाया? आपका फूड वेब कहलाया।
तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसीलिए यहाँ पे जो इसका डेफिनेशन में जो दिया हुआ है, क्या डेफिनेशन में दिया हुआ है कि देखिए क्या बोल रहा है कि फूड वेब यानी खाद्य जाल कई खाद्य श्रृंखलाओं है, यानी जैसे मतलब फूड चेन्स का आपस में जुड़ा हुआ जटिल नेटवर्क है। तो ये जुड़ा हुआ नेटवर्क है ना, घास से आपका फ्रॉग आया, फ्रॉग सॉरी टिड्डा आया, टिड्डा से फ्रॉग आया, आपका स्नेक आया, फिर घास से आपका खरगोश आया, खरगोश को आपको कौन कौन खा रहा है, आपका लोमड़ी खा रहा है, ठीक है, लोमड़ी को कौन कौन खा रहा है, हवक खा रहा है, ठीक है, फिर स्नेक को भी हवक खा रहा है। तो ये कैसे जाल बन रहा है, तो इसी को क्या बोला जाता है, फूड वेब बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग फूड वेब क्या दिखाता है ये हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो फूड वेब हमें क्या दिखा रहा है, इकोसिस्टम में जो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या दिखा रहा है कि कौन किसे खाता है, कौन किसे खाता है ये दिखाता है। ऊर्जा कैसे कई रास्तों से प्रवाहित होता है, उनके कैसे फ्लो होता है ये दिखाता है। जीवों के बीच कैसे जटिल संबंध है वो दर्शाता है। तो फूड वेब हमें बहुत सारी चीजें दिखाता है जो हमें देखना है, ठीक है। हम देखते भी हैं कि कौन किसे खाता है, मतलब जैसे हम लोग ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ खा लेते हैं, जो हमें खाने लायक होता है वही खाते हैं ना। तो ये दिखाता है ना फूड वेब। ऊर्जा कई स्रोतों से प्राप्त होता है ये भी हम लोग जानते हैं, प्रवाहित होता है ये भी हम लोग जानते हैं। जीवों के बीच कैसे जटिल संबंध है ये भी हम लोग जानते हैं। तो ये हमें समझने में आसानी बनाता है कौन, फूड वेब। अब फूड वेब की विशेषता क्या है, तो देखिए जटिल संरचना, जो इसका जटिल संरचना कई फूड चेन मिलकर ये बनाती है आपका, ठीक है। दूसरा क्या है कि अधिक स्थिरता है इसमें, अधिक स्टेबिलिटी है। कैसे, यदि एक स्पीशीज खत्म हो जाए, मान लीजिए कि आपका फ्रॉग खत्म हो गया, ठीक है, फ्रॉग खत्म हुआ, स्नेक के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, सिर्फ फ्रॉग ही खाता, तो उसके पास बर्ड भी ऑप्शन है ना, बर्ड को भी वो खा सकता है। अब हॉवक के पास सिर्फ लोमड़ी को खाने का ही नहीं ना ऑप्शन है, उसके पास स्नेक भी तो है, स्नेक को भी तो खा सकता है। तो इसमें अधिक स्थिरता है, यानी एक स्पीशीज अगर खत्म हो जाए तो अन्य विकल्प मौजूद होते हैं, इसी को तो फूड चेन बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। ऊर्जा का बहुपात प्रभाव होता है, मतलब कहा जाता है कि ऊर्जा कई रास्तों से गुजरती है। ऊर्जा ऐसा नहीं है, देखिए घास से प्राप्त किया सभी ऊर्जा, लेकिन ये कई रास्तों से गुजर रहा है, कोई खरगोश खा रहा है, कोई टिड्डा खा रहा है, कोई मेढक खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, लेकिन कहाँ से प्राप्त हुआ, ये आपका घास से प्राप्त हुआ। तो ये थोड़ा सा समझिए, आप लोग को ऐसे भी समझना है, तभी आप लोग समझ पाइएगा पूरे तरीके से। अब देखिए क्या है कि इसका उदाहरण जो सिंपल है, जो फूड वेब का, वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्या है, घास को गाय खाया, गाय को बाघ खा लिया, घास को खरगोश खाया, खरगोश को बाज खा लिया, ठीक है, खरगोश को बाघ खाया, ऐसा भी तो हो सकता है। यहाँ कई चैन आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब कई श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर बनी हुई है, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा समझिए आप। अब फूड वेब का महत्व क्या है ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। फूड वेब का जो महत्व है ये क्या देखते हैं, देखिए इकोसिस्टम की स्थिरता बढ़ाता है, इकोसिस्टम की ये स्थिरता बढ़ाता है, स्पीसीज एक्सटिंक्शन का प्रभाव कम करता है, मतलब जो स्पीसीज मतलब खत्म होता है उसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव होता है, इफेक्ट उस पर पड़ता है, उसको कहीं ना कहीं ये कम करता है। एनर्जी फ्लो का इफिशियंट बनाता है, एनर्जी की फ्लो जो होता है उसका जो क्षमता जो है कहीं ना कहीं बनाता है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि फूड वेब का महत्व क्या है। अब हम लोग समझ जाते हैं कि ऊर्जा प्रवाह, ठीक है, ऊर्जा प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह का मतलब क्या है ये हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए ऊर्जा प्रवाह का मतलब है कि ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे जाती है, ठीक है। ये इकोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो ऊर्जा फ्लो कैसे कहाँ जाती है ये देखिए। तो ये देखिए आपके लिए मैं लगाया हूँ कि कैसे ये कहाँ से आती है, मतलब सिंपल आप लोग को समझाया जाएगा। देखिए पूरी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, आपका सन होता है, सूर्य होता है, ठीक है। ये आप क्रम से देखें कैसे होता है। देखिए सन जो है यानी सूर्य है, क्या है आपका, पौधे प्राप्त करता है इससे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके ये पौधा अपना भोजन बनाया। इस पौधे को आपका शाकाहारी यानी आपका खरगोश खा लिया, ठीक है, या आपका बकरी खा लिया, बकरी को आपका बाघ खा लिया यानी मांसाहारी खा लिया। तो ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, सन से आपका पौधा में गया, पौधा से आपका शाकाहारी में गया, शाकाहारी से आपको मांसाहारी में गया। ये आप समझे, ठीक है, ये आप समझे या नहीं समझे। देखिए
आपके लिए मैं आपके लिए लाया हूँ। जैसे देखिए क्या है, यहाँ पे थोड़ा-सा समझने का कोशिश कीजिएगा। मेरे पास थोड़ा-सा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है यार, थोड़ा-सा देखिए जैसे प्लांट है, ठीक है? प्लांट, ये प्लांट कहाँ सन से अपना एनर्जी ये फोटोसिंथेसिस करके ये अपना भोजन बनाए। ये भोजन अगर बनाता है तो ये रैबिट क्या करता है, प्राइमरी कंज्यूमर जो है, यहाँ पे फ्लो एनर्जी कुछ लिया, ठीक है? इसमें से कुछ एनर्जी है जो बाहर गया भी, जैसे आपका टेम्परेचर में गया, हवा चला तो ये एनर्जी कुछ ना कुछ बाहर गया। फिर ये खरगोश जो है, खरगोश को क्या खाया, बाज बाज खाया, ठीक है? तो इसमें से फिर फ्लो हो गया और ये एनर्जी इधर भी फ्लो कर गया कि टेम्परेचर के कारण, एयर के कारण, ठीक है? तो इससे बाज में गया और बाज से कहाँ गया, जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर जो हो जाता है, हमारा बाज हो गया यहाँ के लिए। और ये सेकेंडरी कंज्यूमर से आपका डिकम्पोजर यानी बैक्टीरिया और फंगस में गया। कुछ इसमें से भी उड़ गया टेम्परेचर और एयर के कारण, ठीक है? और कंपोजर में से भी, डिकम्पोजर में से भी उड़ गया। अब बाकी फिर कहाँ चला गया आपका, कहीं न कहीं आपका मिट्टी में चला गया। देखिए डिकम्पोज़र डायरेक्ट भी प्लांट को, अगर प्लांट सूख जाता है तो ये डायरेक्टली भी यहाँ पे आपका ऊर्जा ये प्राप्त कर सकता है। तो ये बात आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो इसी में क्या कहा गया है, जैसे आपको समझा दिया गया है, आप समझ गए होंगे। देखिए ऊर्जा जो है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ना, एक ही दिशा से चलता है, ठीक है? इसकी जो प्रवाह है वो एक ही दिशा से चलती है। तो ये बात थोड़ा-सा देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक ही दिशा में चलता है, यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। ये पूछा जाता है आपका कि किस तरीके का डायरेक्शन इसका होता है, तो यूनिडायरेक्शनल होता है। ऊर्जा सिर्फ़ आगे बढ़ती है, वापस नहीं आती है। ये बात अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एनर्जी रिसाइकिल नहीं होता है। ये बहुत बड़ा मतलब आपके लिए ये आपका स्टार मार्किंग वाले ये क्वेश्चन्स बन सकते हैं। यूनिडायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है? एक ही दिशा में ये चलती है। दूसरा होता है कि हर स्तर पर ऊर्जा क्या होता है, कम होते जाती है, ठीक है? हर स्तर पर आपका क्या होगा कि ऊर्जा जो है कम होती जाती है। और ये जो नियम है, एक नियम आता है 10% का रूल, जो रेमंड लिंडेमैन द्वारा दिया गया है, ठीक है? तो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है? क्या होता है, देखिए 100% ऊर्जा पौधे में, ये 100% ऊर्जा ये पौधे में बनाया। अगले स्तर पर गया तो खरगोश में ये 10% बना, फिर अगले पे गया तो ये 1% पे बना, उसका फिर 0.1 ये गया, ठीक है? तो इस तरीके से अगले स्तर पर ये 10% ही जाता है। इसलिए टॉप प्रेडेटर्स जो होते हैं कम होते हैं। तो ऐसा पूछा जाता है, कभी सवाल आपसे पूछा चल गया या किसी ने पूछ दिया कि आपको टॉप प्रेडेटर्स कम क्यों होता है? क्योंकि उसके पास ऊर्जा आते-आते तक कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, इसलिए वो टॉप प्रेडेटर्स कम होते हैं, ठीक है? बाघ कितने बच रहे हैं? बाघ हमारे देश में कितने बच रहे हैं बताइए? जो चीता कितने बच रहे हैं? मान लिया जाए कि बाहर से जो मँगा रहे हैं हमें, अभी आप लोग अगर करंट पढ़ रहे होंगे, तो जैसे अफ्रीकन चीता जो हम लोग लाए हैं, वो टॉप प्रेडेटर्स में ही तो आते हैं। इसीलिए तो उनकी जनसंख्या कम हो गई है, क्योंकि उनके पास ऊर्जा का स्रोत ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। अब ऊर्जा का जो है कहीं न कहीं नुकसान हो जाता है, हीट लॉस के कारण, ठीक है? क्या होता है कि हर स्तर पर कुछ ऊर्जा हीट के रूप में बाहर निकल जाता है, इसलिए पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाती है। मान लिया जाए कि इसमें 100% है तो कुछ परसेंट जो है आपका इधर-उधर निकल कर भाग जाता है, किस लिए? आपका हीट के कारण, और 10 ही परसेंट अगले में जा पाता है। ये नियम होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पौधों में 1000 ऊर्जा है तो हिरन में 100 ऊर्जा जाएगा, शेर में वही 10 ऊर्जा जाएगा। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। अब 10% वाला नियम क्या है, 10% लॉ जो है, ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है, 10% नियम कहता है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में यानी फूड चेन में, मान लिया जाए कि घास है, घास से आपको बकरी खाया, बकरी से आपका बकरी को शेर खा लिया, तो ये 1000 है तो यहाँ 10 ही जाएगा, ठीक है? 100 जाएगा और शेर में आपका 10 जाएगा। तो ये क्या है, फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल से अगले स्तर पर केवल 10 ही परसेंट गुजरेगा, ठीक है? तो ये 10 ही परसेंट गुजरेगा, यानी इस तरीके से बनाया जा सकता है। यहाँ 1000 है, ठीक है? तो यहाँ 100 हो जाएगा और ये आपका 10 बचेगा। तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। यह नियम जो है रेमंड लिंडेमैन ने दिया था, ठीक है? कैसे काम करता है ये आपका एनर्जी फ्लो? तो ये देखिए, पौधे पौधे जो होते हैं 1000 ऊर्जा होते हैं, शाकाहारी में हर्बीवोर्स में 100 ऊर्जा होता है, मांसाहारी में वही 10 ऊर्जा बचा, यानी हर स्तर पर सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा आता है। बाकी 90% ऊर्जा कहाँ जाती है? आपके मन में सवाल तो उठेगा ना?
तो इसलिए मैं लगा दिया हूँ आपका कि देखिए बाकी जो 90% ऊर्जा होता है कहीं जाता होता नहीं है। ये सिर्फ क्या होता है, ऊष्मा के रूप में ये निकल जाता है, हीट के रूप में ये निकल जाता है। जीव जब जीव का जो मेटाबॉलिज्म होता है यानी श्वसन क्रिया होता है या मूवमेंट होता है, उसमें भी खर्च हो जाता है। जब आप श्वसन कर रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं या मेटाबॉलिज्म क्रिया कर रहा है, तो उसमें ऊर्जा का खपत होता है ना उसमें। तो ये कहीं न कहीं आपका कुछ हिस्सा वेस्ट में भी चला जाता है। तो कहीं न कहीं ये खर्च कर देता है। अगर 1000 पाया तो उसमें 90, मान लिया 900 ये खर्चा ही कर देगा। आपका 100 ही अगले पे जाएगा। अब इतना ही क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो देखिए क्या है महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा ये 3 जो है ना 3 चीज़ें हैं, ये आप याद रखिएगा थोड़ा-सा। प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं। फूड चेन लंबी क्यों नहीं होती? क्यों? इसका आंसर है क्योंकि एनर्जी बहुत कम बचती है। ठीक है? इसलिए लंबी नहीं होती है। टॉप प्रेडेटर्स कम क्यों होता है? दूसरा सवाल। उनके पास बहुत कम एनर्जी पहुँच पाता है, ये आंसर। थर्ड सवाल क्या है कि आपका एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा क्यों होता है? क्योंकि हर स्तर पर एनर्जी घटते जाता है, इसलिए ये सीधा होता है। तो ये बात आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। उल्टा आपका नहीं होता है ये, यूनिडायरेक्शनल होता है। अब यहाँ पे पारिस्थितिकी पिरामिड आया है, ठीक है? पारिस्थितिकी पिरामिड आया है, उसके बाद हम लोग ये करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस आंसर करेंगे। तो थोड़ा-सा ये हम लोग देख लेते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। देखिए क्या है आपका पारिस्थितिकी पिरामिड पे हम लोग देखते हैं। देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड आज का अगले चैप्टर है, इकोलॉजिकल पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड एक डायग्राम है जो दिखाता है कि खाद्य श्रृंखलाएं यानी फूड चेन में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर संख्या, बायोमास और ऊर्जा कैसे बदलती है, ये आपको दिखाता है। जैसे इसमें देखिए आपके लिए लगाया गया जो है आपका, देखिए क्या बोल रहा है कि जैसे मान लिया जाए कि ये, एक मिनट, मेरा पेन थोड़ा-सा सही से नहीं चल रहा है आपका। देखिए, ये जैसे आपका घास हो गया, तो ये प्रोड्यूसर हुआ, ये सनलाइट द्वारा ये अपना क्या है भोजन खुद से बनाया, तो ये प्रोड्यूसर हुआ, यानी उत्पादक हुआ, ठीक है? और इसी को क्या खा रहा है, टिड्डा खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है, खरगोश खा रहा है, ठीक है? तो ये हर्बीवोर्स हो गए, ठीक है? और यही क्या कहलाता है, प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोर्स मतलब होता है शाकाहारी, ठीक है? इसका हिंदी होता है शाकाहारी, और प्राइमरी कंज्यूमर होता है प्राथमिक उपभोक्ता। और इसको फिर कौन खा रहा है, आपका सांप खा रहा है, ठीक है? आपका चूहा खा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्राइमरी आपका कार्निवोरस हो गया। यानी कार्निवोरस यानी मांसाहारी हो गया, प्राथमिक आपका मांसाहारी हो गया, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया है, ठीक है? द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। अब ये जो बाज है या उल्लू है, ये दोनों को खा रहा है, यानी सेकेंडरी कार्निवोरस यानी द्वितीयक आपका मांसाहारी, और ये टर्सरी या कंज्यूमर हो गया, यानी तृतीयक उपभोक्ता ये माना जाता है। तो ये प्लीज आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, मैं इसीलिए आपके लिए डायग्राम बना चुका हूँ। अब देखते हैं कि पिरामिड क्यों बनता है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, मैं आपको इसको बताने, देखिए पिरामिड पिरामिड क्यों बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि ऊपर जाते-जाते ऊर्जा कम होती है, जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं, इसलिए ऊपर वाला जीव कम होते जाता है, तो इसलिए पिरामिड बनता है, ठीक है? अब पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रकार देख लीजिए। तो पारिस्थितिकी जो है ना, जीवों की संख्या दिखाता है। उदाहरण के लिए एक पेड़ है तो 100 कीड़े होंगे और फिर उसके पास 10 पक्षी होंगे। यानी यह सीधा क्या है कि उल्टा हो जाता है। मतलब सीधा या उल्टा दोनों हो सकता है। मतलब समझे कि ये मतलब ऐसे भी हो सकता है और ये आपका ऐसे भी हो सकता है। मतलब ये जो बना हुआ है, ये आपका ऐसे भी बन सकता है, ठीक है? ये आपका ऐसे भी बन सकता है, ये आपका ऐसे भी बन सकता है, ठीक है? तो ये सीधा अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकता है। जैसे आपका प्रोड्यूसर में हो गया, ये आप मान लिया कि घास बहुत सारे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर आपका हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया। और ये कहीं न कहीं टर्सरी से भी आपका मतलब जो ये प्रोड्यूसर का काम कर सकता है, ठीक है? तो ये बात आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। अब रही बात बायोमास का पिरामिड, ठीक है? तो बायोमास का पिरामिड क्या हुआ? कुल द्रव्यमान मास दिखता है। इसमें कुल जो है जैव द्रव्यमान मास, ठीक है? जैव का द्रव्यमान है वो दिखता है। स्थलीय में हमेशा सीधा होता है, ये जो है स्थलीय वाला होता है, और ये आपका जलीय में होता है। तो देखिए स्थलीय में क्या होता है, ये मतलब उल्टा भी हो सकता है, फाइटोप्लैंक्टन कम होता है, तो ये मास लेकिन तेजी से बढ़ता है। ये आप थोड़ा सा
इसको ध्यान देने का नहीं है, ये आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। पहले आपको ये बताता हूँ आपका स्थलीय वाला। देखिए जैसे आपका घास हुआ, ठीक है? तो ये बायोमास इसका ज़्यादा हुआ, फिर उसके बाद क्या है ग्रासहॉपर इसका बायोमास थोड़ा-सा कम हुआ, फिर उसके बाद स्नेक इसका बायोमास कम हुआ, फिर उसके बाद ईगल इसका बायोमास कम हुआ, ठीक है? तो वहीं देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर, डायरेक्ट यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर से है, मछली जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर है, फिर ठीक है? अब यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर आ गया, जो आपका स्मॉल फिश हो गया, छोटे-छोटे, ठीक है? हर्बीवोरस, ज़ूप्लैंक्टन, ठीक है? आपका प्रोड्यूसर, ये आपका फाइटोप्लैंक्टन, तो ये उल्टा है, ठीक है? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन पे ज़ूप्लैंक्टन निर्भर है और ज़ूप्लैंक्टन पे आपको बड़ी छोटी मछली निर्भर है और ये छोटी मछली पर बड़ी मछली निर्भर है, क्योंकि ये छोटी मछलियों को खाकर ये जीवन यापन करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि इसको ग्रास को कौन टीडा खाया, टीडा को स्नेक खाया, स्नेक को ईगल खाया। तो इस तरीके से ये पिरामिड बन रहा है, यानी पिरामिड ऑफ बायोमास ये दिखा रहा है, ठीक है? तो ये दोनों हो सकता है, यानी नंबर का भी उल्टा और बायोमास का भी उल्टा-सीधा दोनों हो सकता है। अब वहीं जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है, हमेशा जो होता है अपलिफ्ट होता है, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिएगा, अपराइट होता है। यानी क्या होगा कि प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होता है उसमें 100%, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर में 10%, वही सेकेंडरी में 1%, वही थर्ड लेवल जो कंज्यूमर होता है 0.1% और उसके बाद अपेक्स प्रेडेटर होता है 0.01% होता है। यानी क्या हुआ कि इसमें कहीं न कहीं आपका डिकम्पोज़र जो है, डिकम्पोज़र देखिए यहाँ से भी टॉप प्रेडेटर से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर से भी आ सकता है, प्राइमरी कहीं से भी ये शुरुआत कर सकता है। और एनर्जी जो लॉस्ट होता है, जो एज़ ए हीट, मतलब आपको यहाँ पे भी लॉस होगा, प्रेडेटर पे भी, नीचे से स्टार्ट हो जाता है एनर्जी लॉस्ट। यानी ये कहाँ सन एनर्जी एनर्जी से प्राइमरी प्रोड्यूसर प्राप्त किया और बाकी यहाँ पे क्या एनर्जी फ्लो गया, ठीक है? अब बाकी इसमें भी समझ लेते हैं, 100% जो एनर्जी यहाँ पे आया, ठीक है? प्लांट से आपका टिड्डा में गया, टिड्डा से आपका फ्रॉग में गया, फ्रॉग में आपका स्नेक में गया, ठीक है? 100 से 10, 10 से 1 और 0.1। लॉस क्या हुआ? तो लॉस्ट एनर्जी जो होता है, ये आपका हीट के रूप में सभी स्तर पर आपका एनर्जी लॉस्ट हुआ, ठीक है? और डिकम्पोज़ जो होता है, जैसे बैक्टीरिया और फंगस, ये आपका फर्स्ट से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? और आपका सेकंड से भी और थर्ड से भी और फोर्थ से भी, ये कहीं से भी आपका स्टार्ट हो सकता है। तो ये बात आप हमेशा सीधा होता है एनर्जी, ठीक है, पिरामिड, तो ये बात आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमेशा सीधा यानी अपराइट होता है, क्योंकि ऊर्जा हर स्तर पर कम होते जाती है, 10% रूल लागू होता है रेमंड लिंडेमैन का, ठीक है? अब आसान तुलनात्मक जो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा-सा आसान भाषा में तुलनात्मक इसका कर लेते हैं कि देखिए जैसे प्रकार सीधा उल्टा होगा या खास बात क्या है? तो देखिए नंबर जो है, दोनों दोनों जो होता है, नंबर जो है, नंबर पिरामिड में सीधा और उल्टा दोनों होता है। ये आप लोग थोड़ा-सा क्या कीजिएगा ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। इसको आसान भाषा में समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़। थोड़ा-सा लंबा आज क्लास चल गया है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लंबा क्लास है, कोई बात नहीं। ये मैं आपके लिए एक तरह से मैराथन क्लास ही समझ लीजिए ये है, ठीक है? देखिए नंबर जो है आपका दोनों हो सकता है, सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। जीवों की संख्या, ठीक है? ख़ास बात इसमें ये है कि जीवों की संख्या पता चलता है इससे। बायोमास में क्या है कि दोनों सीधा और उल्टा, इसमें भी दोनों, ये मास पर निर्भर करता है, ठीक है? कितना जैव द्रव्यमान है ये अपन निर्भर करता है। फिर एनर्जी हमेशा सीधा होता है और एनर्जी इसमें लॉस होता ही होता है। तो ये आप थोड़ा-सा स्क्रीनशॉट लेके ये रख सकते हैं। अब हम लोग इसका एमसीक्यू करते हैं, ठीक है? क्या एमसीक्यू आज ही करवाएँ या कल करवाएँ? ये जैसा आप लोग थोड़ा-सा मुझे बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन चलिए देखते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं इसका, क्योंकि आप लोग तो पढ़ चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चंस। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना आपको मैं पढ़ा दिया बिना कुछ बोले ही, तो मैं एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको एमसीक्यू करने से पहले, कि हमारा जैसे है ना कि आपके लिए क्या है कि एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ से अभी आप वीडियो देख रहे हैं, वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विथ स्ट्रैटेजी यूट्यूब चैनल जो है हमारा, वो बहुत जल्द ही वैप्स अकेडमी नामक एक ऐप लाने वाला है। उस ऐप पर 4 फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाला है। कौन-कौन सा वो कोर्स है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरा पेन सही से नहीं चल रहा है, ठीक है? देखिए क्या है, पहला जो कोर्स होगा ये आपका यूपीएससी यूपीएससी सीएसई, ठीक है?
2027-28 वाले बच्चों के लिए ये कोर्स ला रहा है, ठीक है। जिसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों रहेगा। सेकंड जो आपका लाएगा कौन सा, जेपीएससी 14वीं जेपीएससी का मेंस का बैच लाया जाएगा, ठीक है, मेंस का बैच लाया जाएगा, ओके। और 15वीं का प्री प्लस मेंस यानी फाउंडेशन कोर्स सीएस का स्टार्ट किया। थर्ड जो आएगा आपका, ये थर्ड जो आएगा आपका आपका 72वीं बीपीएससी का कोर्स आएगा, ठीक है, 72वीं बीपीएससी का कोर्स यानी प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू ये रहेगा। फोर्थ आपकी मांग, जैसे मैम अभी जो सुबह में आपका जेट का और यूजीसी नेट का जो पेपर ले रहे हैं और वेट का ले रहे हैं, तो अगर इन सब कोर्स को आपको अगर स्पेशल मांग करते हैं तो प्लीज़ अगर आपको जिन्हें भी सबसे ज़्यादा मांग रहेगा जिन कोर्सों का, वो हम लोग लाएंगे। अब रही बात कि इन 4 कोर्सों में आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, तो ये बेनिफिट उठाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो हमारा जहाँ से अभी आप यूट्यूब चैनल से जिस ये वीडियो को देख रहे हैं, उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको क्या कर किया जाएगा, ये यूट्यूब चैनल आपको इन 4 कोर्सों में आपको क्या किया जाए दिया जाएगा यूट्यूब चैनल के द्वारा, से आपको स्टडी गिफ्ट के रूप में ये स्टडी गिफ्ट देगा, ठीक है। जो हमारे पहले 1000 सब्सक्राइबर में आएंगे ना, उनको ये स्टडी गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी, हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, प्लीज़ आप लोग जल्दी से पूरा कीजिए और ये आप लोग बने रहिए, ठीक है। तो अपने भाई बहन जो भी पढ़ने वाले हों, जो भी गली मोहल्ले के लोग हों जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको ज़रूर इनके बारे में बताइए प्लीज़ यार। आप आज का क्लास देखे होंगे कि किस तरीके से थोड़ा-सा मैं सोचा था कि बहुत जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा हमारा, लेकिन कुछ कारणों के बस हमारा अभी डिजिटल बोर्ड पे नहीं मैं आ रहा हूँ, आ सका हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा दिन आप वेट नहीं कीजिएगा, 8 से 10 दिन तक मतलब आपका हो जाएगा, 8 से 10 दिन या 15 दिन, इससे ज़्यादा आपका नहीं होगा, प्लीज़। तो आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग जो भी पढ़े हैं उसका हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है। एमसीक्यू कर लेंगे तो हम हमारे लिए क्या हो जाएगा कि जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, वो हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा कि हम लोग क्या-क्या पढ़े हैं। तो ये तो थोड़ा-सा जल्दी हम लोग कर लेंगे क्योंकि हम लोग तो पढ़े हुए ही हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन पहला, कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या बोल रहा है, उत्पादक जो है केवल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। क्या उत्पादक सिर्फ स्थलीय में पाया जाता है, क्या जलीय में नहीं पाया जाता है? मतलब घास तो है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपका स्थलीय में, लेकिन कहीं न कहीं एल्गी भी तो है, जैसे शैवाल भी तो पाया जाता है, तो जल में ही पाया जाता है ना। तो इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि अपघटक ऊर्जा प्रवाह में कोई भूमिका नहीं निभाता। नहीं कैसे निभाता है भाई? अपघटक पोषक तत्व चक्र में अपनी भूमिका निभाता है। तो क्योंकि पोषक तत्व को क्या, हाँ, मिट्टी में यही तो डालता है जाकर। तो ये दूसरा भी हमारा गलत हो गया। थर्ड क्या बोल रहा है कि उपभोक्ता सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहता है। बिल्कुल ये सही बात है। उपभोक्ता जो है सीधे या प्रत्यक्ष रूप दोनों तरीके से ये उपभोक्ता पर ये निर्भर रहता ही रहता है। तो हमारा 3 जो है स्टेटमेंट सिर्फ ओनली थर्ड स्टेटमेंट सही है हमारा। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह के संदर्भ में सही कथन चुनें। जो खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन, ठीक है, फूड चेन में ऊर्जा के प्रवाह के संदर्भ में सही कथन चुनें। कौन सा कथन है? तो ये देख लीजिए, आपका पहला कथन है कि ऊर्जा का प्रवाह आपका द्विदिश यानी बाई डायरेक्शनल होता है। क्या ऊर्जा का आपका प्रवाह जो होता है क्या बाई डायरेक्शनल होता है? नहीं, ये तो हम लोग पढ़े यूनिडायरेक्शनल, हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा प्रवाह सिर्फ एक दिशा में चलता है, यानी ये गलत है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है कि प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर प्रत्येक जो ट्रॉफिक लेवल है उस पर क्या होता है कि ऊर्जा कम होती जाती है। बिल्कुल ये सही बात है। जैसे मान लिया जाए कि अगर प्रोड्यूसर में 1000 है तो आपका प्राइमरी जो कंज्यूमर होगा उसमें आपका कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो कहीं न कहीं स्तर में कम होते जाता है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है हमारा सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अपघटक ऊर्जा को पुनः सूर्य में भेजते हैं। अपघटक जो है जो कहीं न कहीं ऊर्जा को पुनः सूर्य में भेजते हैं। क्या अपघटक जो है कि पुनः ऊर्जा को वापस सूर्य में भेजता है? ऐसा कहीं नहीं है भाई। ये कहाँ से आ गया? ये तो नया चीज़ देख लिया हम लोग। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केवल दूसरा जो है स्टेटमेंट
वही हमारा सिर्फ सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, देखिए क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। ठीक है, श्रेणी और उदाहरण। ठीक है, श्रेणी और उदाहरण। तो ये देखिए, उत्पादक, उत्पादक क्या शेर है? नहीं, उत्पादक कहाँ ये जाएगा? उत्पादक आपका जाएगा, कहाँ जाएगा बताइए? उत्पादक इसके लिए कहाँ हो जाएगा? उत्पादक शेर है ही नहीं, तो ये तो गलत है। उपभोक्ता गाय है, बिल्कुल ये सही है, उपभोग कंज्यूमर है। अपघटक आपका फंगस है। तो यानी 2 और 3 सही है। ठीक है, ये इस तरीके से पूछा गया है। तो किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, केवल 2 3 में। क्योंकि ये यहाँ पे जो अगर उत्पादक में घास रहता तो सही रहता। ठीक है, शेर नहीं, घास रहता है या पौधे रहते हैं तो ये सही होता। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या, देखिए, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र से अपघटक हटा दिया जाए तो क्या होगा? यदि किसी परिस्थिति तंत्र से अपघटक को ही हटा दिया जाए तो क्या होगा? बताइए, क्या ऊर्जा प्रवाह रुक जाएगी? क्या पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण रुक जाएगी? क्या उत्पादक समाप्त हो जाएंगे या उपभोक्ता बढ़ जाएंगे? देखिए, इसमें अगर डिकम्पोजर नहीं रहेगा तो सिंपल सी बात है ना कि पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण रुक जाएगा। अपघटक क्या करता है, माने डिकम्पोजर जो क्या काम करता है कि न्यूट्रिएंट जो पोषक चक्र है ना, उसको कहीं ना कहीं कार्य करता है। इसके बिना जो है ना, अपघटक के बिना आपका मिट्टी में पोषक तत्व वापस नहीं आएंगे। इसलिए इससे पूरा इकोसिस्टम धीरे धीरे आपका कोलैप्स हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये हमारा आपका क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, कि सभी शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, जो सभी आपका जो शाकाहारी हैं, आपका हर्बीवोर्स है, वो प्राइमरी जो कंज्यूमर है, वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। बिल्कुल, ये जो सभी जो आपका शाकाहारी होते हैं ना, वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, यही चीज़ आपको समझना है। यूपीएससी इसी तरीके का क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए तो मैं आपको एक इस तरह का क्वेश्चन आपको ला रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सभी मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता होते हैं ऐसा नहीं है। कुछ मांसाहारी आपका टर्सरी भी होते हैं। ठीक है, टर्सरी भी होते हैं, यानी तृतीय को उपभोक्ता भी होते हैं। तो ये गलत है दूसरा कथन। उसके बाद, कुछ जीव एक से अधिक ट्रॉफिक स्तर पर हो सकते हैं। बिल्कुल, कुछ जो होते हैं जैसे ओमनीवोरस, ओमनीवोरस, ठीक है, जैसे आपका ह्यूमन जो है, आपका कोई मांसाहारी भी हो, मांसाहारी शाकाहारी दोनों होता है, या कोई शाकाहारी ही सिर्फ होता है। तो कहीं ना कहीं आपका प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है और ये आपका द्वितीय कंज्यूमर भी हो सकता है। तो ये बात तो हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए 1 और 3 सिर्फ किसमें सही है? आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, देखिए क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा एबायोटिक घटक है? तो आप एबायोटिक घटक बताइए कौन कौन है। तो देखिए, तापमान भी है, जल भी है, पीएच मान भी है। ये आपका केमिकल फैक्टर है और ये दोनों जो है फिजिकल फैक्टर है, ये भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन बैक्टीरिया जो है ये हमारा डिकम्पोज है। डिकम्पोज किस में आता है? बायोटिक में आता है। इसलिए जो 1 2 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। थर्ड हमारा बैक्टीरिया जो है सिर्फ नहीं है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये विचार किस तरीके से किया जाए, पहले देखते हैं कि ये बायोटिक घटक केवल भौतिक होते हैं ऐसा नहीं है, केमिकल भी होते हैं। जैसे आपका CO2 हो गया, O2 हो गया, पीएच मान हो गया। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो हमारा पहला गलत है। दूसरा जो है स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि रासायनिक कारक भी एबायोटिक का हिस्सा होता है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग समझे यही, ये सारे तो केमिकल है, फैक्टर है। ए बायोटिक घटक जीवों के वितरण को प्रभावित करता है। बिल्कुल, ए बायोटिक जो घटक होता है ना, जीवों के प्रवर्तन को, वितरण को प्रभावित बिल्कुल करता है। ठीक है, तो यानी 2 और 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि लिमिटिंग फैक्टर लॉ के अनुसार, जो लिमिटिंग फैक्टर लॉ, ठीक है, ये क्या है? ग्रोथ
मतलब के अनुसार क्या होता है? तो क्या सभी कारक समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं? जो सभी फैक्टर होते हैं क्या समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं? सबसे अधिक उपलब्ध कारक वृद्धि को नियंत्रित करता है? क्या सबसे कम उपलब्ध कारक वृद्धि वृद्धि को नियंत्रित करता है? केवल तापमान ही नियंत्रक होता है। देखिए, इसमें जो होगा ना कि लिमिटिंग फैक्टर एक लॉ होता है, ये कंसेप्ट जो होता है लिमिटिंग फैक्टर लॉ से जुड़ा हुआ है। क्या होता है कि ग्रोथ उस फैक्टर पर डिपेंड करता है ना जो मिनिमम होता है। इस लॉ में कहता है कि ग्रोथ उस फैक्टर पे निर्भर करेगा यानी डिपेंड करेगा कि जो फैक्टर बहुत ही मिनिमम होगा यानी कम होगा। यानी इसमें क्या कह रहा है जो सबसे कम उपलब्ध कारक होगा उस पर ही वृद्धि को नियंत्रित कर कारक वृद्धि को नियंत्रित करता है यानी ग्रोथ को। तो ये सही है। जैसे आपको अगर इसमें समझाया जाए कि पानी की कमी, ठीक है? पानी की कमी अगर है तो क्या होंगे? पौधे नहीं उगेंगे, पौधे नहीं उगेंगे। यानी सबसे मिनिमम जो है सबसे कम उपलब्ध है कारक ही वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो ये बात थोड़ा-सा उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एबायोटिक फैक्टर जो है सीधे फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करता है? तो कौन सा करेगा? सीधे आपका कौन सा करेगा? क्या प्रकाश करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक है? प्रकाश एनर्जी का सोर्स है। कार्बन डाइऑक्साइड करेगा? ये भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का काम करता है। क्या टेम्परेचर करेगा? बिल्कुल आपका टेम्परेचर करेगा। एंजाइम एक्टिविटी का काम करता है। ये मैं आपको और भी डिटेल में बताऊँगा, ऐसा नहीं कि ये डिटेल नहीं मैं बताया हूँ, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है? तो ये करता है, ठीक है? यहाँ पे मिट्टी की बनावट नहीं करता है। मिट्टी जो करता है ना, मिट्टी कहीं न कहीं इनडायरेक्ट करेगा, ठीक है? ये डायरेक्ट प्रभावित नहीं करता है। तापमान आपको डायरेक्ट प्रभावित करता है फोटोसिंथेसिस को, तो ये बात थोड़ा-सा जानिए। तो 1, 2 अब 3 किसमें है, तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले चलते इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में बनाता है। भाई आप लोग यूपीएससी का क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको आज आप लोग प्रॉपर यूपीएससी का ही क्लास की है। ये बात आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पीसीएस में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग प्रॉपर तरीके से आप लोग यूपीएससी का क्लास किए हैं। जाकर आप कई जो भी क्लास डाले हुए होंगे, बहुत सारे टीचर आप लोग पढ़ाए होंगे, तो आप लोग देखिएगा कि इसी तरीके से पढ़ाते हैं भाई। ये और मेरा जो थोड़ा-सा तरीका अलग है, ऐसा नहीं है कि सबसे मिलेगा, लेकिन ये जो चैप्टर है ना, ये यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट चैप्टर है। बहुत क्वेश्चंस इससे आते हैं भाई। आपको लगभग आपका इसका जो क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, आपका लगभग क्वेश्चन आपका 15 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। सोच लीजिए 15 से 10 क्वेश्चंस आपका अगर एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, तो सोचिए कि कितना आप लोग को बन सकता है। यानी आपका 30 नंबर इससे आ रहा है, ठीक है? समझ रहे हैं? अगर ये आप अच्छे से करते हैं और ये चैप्टर से तो आपका बहुत अच्छा खासा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, पीएच केवल जल में महत्वपूर्ण होता है। पीएच केवल जल में महत्वपूर्ण होता है। क्या ऐसा पीएच केवल जल में महत्वपूर्ण होता है? बताइए। ऐसा नहीं है। पीएच मिट्टी में भी महत्वपूर्ण होता है, सॉइल में भी महत्वपूर्ण होता है। तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा है तापमान सभी जीवों के लिए समान रूप से उपयुक्त होता है। ऐसा कहाँ है भाई? हर जीव का अलग-अलग ऑप्टिमम अलग-अलग होता है। तो ये कहाँ है? तो 1 और 2 तो दोनों गलत है। प्रत्येक जीव का एक सहनशीलता का दायरा होता है, बिल्कुल। लॉ ऑफ टॉलरेंस जिसको बोला जाता है वो होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, केवल 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा खाद्य श्रृंखला के बारे में सही है? तो बताइए कि खाद्य जो फूड चेन है उसके बारे में कौन सही है? तो देख लीजिए। ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय नहीं यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। ये बात थोड़ा-सा समझिए। तो इसलिए जो पहला है हमारा स्टेटमेंट वो गलत हो रहा है। फिर है दूसरा जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिश होता है यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। बिल्कुल ये दूसरा जो है हमारा सही है। प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर ऊर्जा कम होती है। तो प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है। केवल 2 और 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या देखिए कि निम्नलिखित में से कौन-सा डेट्रिटस फूड चेन का उदाहरण है? डेट्रिटस। तो देखिए क्या है ना कि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे डेट्रिटस का जो है जो उदाहरण है तो आप लोग बता सकते हैं, मैं आपको बताया था कि कौन-सा हो सकता है। देखिए क्या है ना कि घास को हिरन खाया, हिरन को शेर खाया तो ये तो बिल्कुल नहीं। देखिए पत्ते जो है
पत्ते को केंचुआ खाया, यानी कंपोज़र है, डिकम्पोज़र है, और इसको कौन खा लिया? पक्षी खा लिया। तो ये डेट्रिटस फूड है, फूड चेन है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस इस तरीके से यूपीएससी में पूछते हैं, ठीक है? तो आपके ये जो अगर आप अलग तैयारी कर रहे हैं तो उनमें तो पूछे ही जाएँगे। अब देखिए अलग है आपका, देखिए डेट्रिट चैन जो मृत पदार्थ से ही शुरू होता है, इसीलिए पत्ते तो मृत मृत पदार्थ होते हैं, तो इसलिए वो होता है, ठीक है? अब देखिए, बाकी ये सब जो थे आपको ये भी मैं बता देता हूँ, ये सब ग्रेज़िंग है, यानी चरने वाला है। जैसे घास, घास को हिरन चरता है। फाइटोप्लैंक्टन, ये कहीं न कहीं फाइटोप्लैंक्टन भी ये मछली इसको चरता है, ठीक है? ये शुरुआती है, पौधे, पौधे भी मतलब ये ग्रेज़िंग ही है, ठीक है? ग्रेज़िंग फूड चेन है, तो ये बात आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, क्या है कि खाद्य श्रृंखला में यदि किसी एक ट्रॉफिक स्तर को हटा दिया जाए तो क्या होगा? क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या बताइए कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर खाद्य श्रृंखला में यदि किसी एक ट्रॉफिक स्तर को हटा दिया जाए? बताइए, क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो ये प्रभाव पड़ेगा ज़रूर, केवल उसी स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पूरी श्रृंखला प्रभावित होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक को हटा दिया जाए तो पूरी फूड चेन ही इंटरकनेक्टेड सिस्टम हो जाएगा, यानी एक स्तर हटने से पूरा संतुलन ही बिगड़ सकता है। तो ये बात थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ओमनीवोरस एक से अधिक ट्रॉफिक स्तर पर हो सकता है, बिल्कुल। डिकम्पोजर खाद्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं होता है, ऐसा कहाँ है? होता है भाई। शीर्ष शिकारी टॉप प्रेडेटर्स हमेशा सबसे अधिक ऊर्जा रखते हैं, ये यहाँ कहाँ से रखेगा भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबसे कम रखता है ये, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ग्रेजिंग फूड चेन हमेशा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होता है। क्या हमेशा टेरेस्ट्रियल में ही होता है? ऐसा कहाँ लिखा गया है? ये आपका एक्वेटिक में भी तो हो सकता है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन जो है मछली खाता है, तो वो कहीं न कहीं टेरेस्ट्रियल नहीं होगा, वो एक्वेटिक होता है ना, एक्वेटिक सिस्टम होगा, इकोसिस्टम। डेट्रिटस फूड चेन न्यूट्रिएंट साइकिल में महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल ये सही बात है। ओके, डिकम्पोजर करता है। ऊर्जा का पुनर्चक्रण खाद्य श्रृंखला में होता है। ऊर्जा का पुनर्चक्रण खाद्य श्रृंखला में नहीं होता है भाई, एनर्जी साइकिल नहीं होती है। पोषक का होता है, पोषक का होता है, लेकिन ऊर्जा का नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो है जो सही है, यानी केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से फूड वेव के बारे में सही कथन चुनें। तो क्या है? यह कई खाद्य श्रृंखलाओं का नेटवर्क है। तो ये क्या है? कई खाद्य श्रृंखलाओं का नेटवर्क है, बिल्कुल सही है। यह केवल जो है एक ही ऊर्जा एक ही ऊर्जा मार्ग को दर्शाता है। यह केवल एक ही ऊर्जा मार्ग को दर्शाता है। क्या एक ही ऊर्जा मार्ग को दर्शाता है? बिल्कुल नहीं। इसमें एनर्जी पाथ्स, कई एनर्जी पाथ होते हैं, अलग-अलग होते हैं, ठीक है? यह परिस्थिति तंत्र का स्थिरता बढ़ाता है, बिल्कुल ये सही बात है। 1 और 3 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, फूड वेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ओमनीवोरस एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल पे रह सकते हैं, बिल्कुल। फूड वेव में ऊर्जा केवल एक दिशा में बहती है, ये भी बिल्कुल है कि एक ही दिशा में बहता है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल। फूड वेव में सभी जीव एक ही भोजन स्रोत पर निर्भर, ऐसा कहाँ है भाई? फूड वेव क्यों बोला जाएगा? 1 और 2 सही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है सही। अगला प्रश्न है कि यदि किसी फूड वेब में एक प्रजाति समाप्त हो जाती है तो क्या होगा? देखिए पूरा तंत्र तो नष्ट नहीं होगा, ये बात आपसे फूड वेब का बात है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव तो पड़ेगा ऐसा तो नहीं है। अन्य जीव वैकल्पिक स्रोत खोज सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, क्या बोल रहा है ये देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि फूड वेब में ट्रॉफिक लेवल स्पष्ट रूप से अलग-अलग नहीं होते हैं। फूड वेब में जो ट्रॉफिक लेवल जो होता है, ये एक स्पष्ट रूप से नहीं होता है। बिल्कुल ये ओवरलैप करता है, ये बात तो है, ठीक है? तो फूड वेब का जो है, फूड वेब फूड चेन से अधिक स्थिर होता है। ये भी बिल्कुल है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। फूड वेब में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है। ऊर्जा का पुनर्चक्रण किसी में नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगले प्रश्न है, देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन फूड वेब को फूड चेन से अलग करता है?
तो ये देख लीजिए क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि यह केवल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर है। ऐसा कहाँ है भाई? फूड वेब क्या एक्वेटिक में नहीं पाया जाएगा? पाया जाता है। इसमें एक जीव कई ट्रॉफिक स्तरों पर जुड़ सकता है, बिल्कुल। इसमें ऊर्जा प्रवाह का बहुपथ से होता है या मल्टीपल पाथवे होता है, बिल्कुल ये सही है। 2 और 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10% नियम के अनुसार यदि उत्पादकों में 20,000 जूल ऊर्जा हो तो द्वितीयक उपभोक्ता में लगभग कितने जाएगा? बताइए कितना जाएगा? अगर आपका मान लिया जाए कि 2000 है, ठीक है, सॉरी 20,000 है, तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। क्या 2000 हो जाएगा? 10% 2000 नहीं होगा भाई, 200 होगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, 200 होगा। 10% बराबर 200 होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कर रहा है? द्वितीयक में अगर ये फर्स्ट में बोलता तब ये 2000 होता। ये सेकेंडरी में बोल रहा है, तो पहला में अगर 20,000 है तो ये दूसरा में 2000 जाएगा। ठीक है, और ये मतलब प्राइमरी में 2000 जाएगा और सेकेंडरी में जाएगा 200 जाएगा, 200 जुड़ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कि 10% नियम हर परिस्थितिकी तंत्र में बिल्कुल सटीक लागू होता है। बिल्कुल ये आपका हर परिस्थितिकी तंत्र में ये सटीक लागू होता है। क्या अप्रो ये हर सटीक नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट रूल होता है। ठीक है, तो ये गलत है। ऊर्जा का अधिकांश भाग हिट हिट के रूप में नष्ट होता है, बिल्कुल ये सही बात है। 10% नियम खाद्य श्रृंखला के लंबाई को सीमित करता है। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, सटीक यहाँ बोला गया इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये थर्ड विकल्प सही है हमारा। तो 2 और 3 सही है, क्योंकि 10% नियम खाद्य श्रृंखलाएं की लंबाई को सीमित करती है, लंबी नहीं हो पाती है चैन। ठीक है, तो 2 और 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, यदि किसी इकोसिस्टम में ट्रैफिक एफिशिएंसी 20% हो तो इसका क्या अर्थ है? मान लिया जाए किसी का क्षमता 20% हो, यानी 20% एनर्जी आगे जाएगी, यानी 80% ऊर्जा जो होगा लॉस होगा। तो यानी क्या होगा देखिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी 20% ही एफिशिएंसी अगर 20% का है तो 20% ऊर्जा आगे जाएगी ना, यानी 80% का लॉस होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 10% नियम का सही परिणाम है? ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, बिल्कुल। शीर्ष शिकारी की संख्या कम होती है, बिल्कुल। टॉप प्रेडेटर्स कम होते हैं ऊर्जा के कारण ही। ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 10% नियम केवल टेरेस्ट्रियल, अरे भाई स्थलीय पे नहीं लागू होता है, ये आपका एक्वेटिक में भी लागू होता है, नहीं जलीय में भी आ रहा है। ऊर्जा का प्रवाह ट्रैफिक लेवल्स के बीच घटता है, बिल्कुल ये सही बात है। और न्यूट्रिट साइकिल और एनर्जी दोनों समान होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। न्यूट्रिट साइकिल और एनर्जी समान नहीं होते हैं, तो ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, केवल स्टेटमेंट 2 सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, बिल्कुल। बायोमास पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, हमेशा नहीं, दोनों हो सकता है, इसलिए दूसरा हमारा गलत है। ठीक है, ओके, ये दूसरा हमारा गलत हो गया। ऊर्जा कभी उल्टा मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें बायोमास हमेशा उल्टा ही होता है, सीधा भी हो सकता है। संख्या पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता, दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है अगला प्रश्न। कह रहा है हमारा कि उल्ट निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड एक्वाटिक सिस्टम में उल्टा हो सकता है? तो उल्टा तो आपका कौन हो सकता है? बायोमास भी हो सकता है, संख्या भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा हो सकता है। ठीक है, दोनों होता है, उल्टा सीधा दोनों। अगला प्रश्न है
कि यदि इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कम हो लेकिन प्रोडक्टिविटी अधिक हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या बायोमास पिरामिड सीधा होगा, बायोमास पिरामिड उल्टा होगा, ऊर्जा पिरामिड उल्टा होगा, या कोई पिरामिड नहीं बनेगा? ऐसा नहीं है, आपका जो है बायोमास पिरामिड उल्टा हो जाएगा, ठीक है, सीधा नहीं होगा। क्यों? देखिए, इक्वेटिक सिस्टम का क्लासिक जो केस फ्लाइट जो फाइटोप्लैंक्टन है वो तेजी से प्रोड्यूस करता है, तो करता है, लेकिन बायोमास इसका कम हो जाता है, इसीलिए टर्नओवर हाई हो जाता है, इसलिए बायोमास क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये बात आप थोड़ा सा समझिएगा, आप लोग को कंसेप्ट में मैं बताया था वहाँ पे, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि ऊर्जा पिरामिड ट्रॉफिक लेवल के बीच एनर्जी लॉस को दर्शाता है। तो ऊर्जा पिरामिड जो ट्रॉफिक लेवल के बीच एनर्जी लॉस को दर्शाता है, बिल्कुल ये सही बात है। और संख्या पिरामिड हमेशा प्रोड्यूसर से शुरू होता है, तो हमेशा प्रोड्यूसर से ही शुरू होता है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि बायोमास पिरामिड केवल स्थलीय इकोसिस्टम में लागू होता है। तो क्या ऐसा होता है? एक्वेटिक में भी लागू होता है। तो एक और दो किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी हम लोग कर ही लेते हैं, क्यों छोड़ना इसे भी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है हमारा सही है? तो देखिए, ऊर्जा पिरामिड जो है इकोसिस्टम के एफिशिएंसी को दर्शाता है। ऊर्जा पिरामिड पिरामिड इकोसिस्टम की एफिशिएंसी को क्या है, दर्शाता है, बिल्कुल सही है। और संख्या पिरामिड में एक ही स्तर पर कई स्पीसीज हो सकते हैं, तो ये भी मल्टीपल स्पीसीज होते हैं संख्या पिरामिड में। और थर्ड जो है कि बायोमास पिरामिड हमेशा ऊर्जा पिरामिड जैसा ही होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बायोमास का अलग बिहेव होता है और ऊर्जा पिरामिड का अलग बिहेव होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल एक और दो सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन जो है, ये पहला जो क्लास हुआ आज का इन्वायरमेंट का, आपको कैसा लगा प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट करके। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक कर दीजिएगा, और शेयर भी वीडियो को कर जरूर कीजिएगा। और आप 1000 सब्सक्राइबर में आप लोग शामिल होइए जल्दी से, ताकि आपको फाउंडेशन कोर्स आपको मिल सके। और देखिए, मेरा पढ़ाने का कैसा तरीका है वो आपको आज का क्लास से पता ही चल रहा होगा, और बाकी क्लास भी आप देखते रहिए। सुबह का जो द हिंदू प्लीज़ देखिए, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी, जेपीएससी या आपका यूपीएससी, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वो भी हमारा क्लास जो है ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।